मुझसे लोग अब सवाल ये नहीं करते कि यार ये क्रिएटिव स्टोरी आपने बनाई कैसे है। मेरी इंडस्ट्री में लोग मुझसे ये पूछते हैं ये बेचा कैसे था। बात सारी ये है कि जब कोई इंडस्ट्री क्रिएटिव ड्रिवन हो जाती है ना, तो आपके पास पूरा उसका इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। जितनी बड़ी बात होती है ना, जितनी बड़ी इंसाइट होती है, वो हमारे आसपास होती है। असल वक्त और जो मेहनत लगती है ना, वो आपको अपनी आँख को ट्यून करने में लगती है। वो मुश्किल काम है। अब आप ओसाका देखेंगे तो वो कैनवुड से फ़र्क है। किन्नौर की बिल्ली जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। किंग टॉक्स का दिमाग का कीड़ा जो है वो इन सबसे अलग है। तो आप किसी भी जगह कोई इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। आपने क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं है एक जनरेशन को। उसको घर में शटअप कॉल मिली है, उसको स्कूल में शटअप कॉल मिली है, उसको मस्जिद में शटअप कॉल मिली है, ठीक है। उसको आपने सिखाया कि ये लाइन है, तुमने इस पे चलना है और यही लाइफ है। अब आपके सामने जेन जी खड़ी हुई, उसके सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, आप कैसे जवाब देंगे? अगर आपने एक सोसाइटी को कमाल बना दिया ना, तो उस सोसाइटी से ऑटोमेटिक चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो दी एक्चुअल एफर्ट इज़ टू क्रिएट दैट जोन। इफ़ यू हैव दैट जोन, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। कराची इज़ लाइक अ मेट्रो सिटी। वहाँ पे जो एक रूथलेस एटीट्यूड होता है काम का, वो है। लाहौर इज़ लाइक थोड़ा बेफिक्रा। इस्लामाबाद तो सुपर स्लो। मतलब आप आज काम करें कल हो जाएगा शायद। अच्छा, मुझे ज़हीर भाई आपसे जो पहली मेरी मुलाकात है ना, उसमें आपकी मेरी बात नहीं हुई थी। मैं आया हुआ था आपके ऑफिस किसी और काम से, किसी और से मिलने, और राइटिंग के लिए बेसिकली मुझे बुलाया गया था कि हमने स्किट्स लिखने। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था और हमारी गपशप चल रही थी, और इस दरम्यान में आप थोड़ी सी देर के लिए आए थे और आपने आके कहा था कि बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि टीवीसी नहीं करना, ऐड नहीं करना, तो ये बुरा काम है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती। भैया आपको जो काम मिल रहा है आप अच्छे से करो, मतलब 15 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, 3 मिनट हो, जितना आपको स्कोप मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अब ये है कोई 8 से 9 साल पुरानी बात है। तो मुझे याद है कि हम जब एनसीए से निकले हुए थे तो ये बहुत हमने सुना था कि जी टीवीसी नहीं करना, कमर्शियल नहीं करना, उसमें बंदे की क्रिएटिविटी मर जाती है। तो पहली बार जो अगर मैंने किसी से ये बात सुनी थी कि नहीं, टीवीसी में भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ये तो नहीं है। मतलब आप अगेन बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं वो ये कहते भी हैं लेकिन टीवीसी करते भी हैं, और फिर वो मजबूरन ये कह देते हैं कि जी हम तो पैसा भी तो कमाना है, किचन भी तो चलाना है। तो एक अनहैप्पी एटीट्यूड टूवर्ड्स कमर्शियल है। पिछले 10-15 साल में आपने अपनी जब वो मुझे भेजी भी थी, प्रेजेंटेशन भेजी भी थी, तो मैं वो देख रहा था, तो मुझे जो पहली चीज़ रियलाइज हुई थी वो ये थी कि अच्छा पिछले 10-15 सालों में जितने भी एड्स नोटिसेबल रहे हैं, जो मतलब मैं देख के जिनको पहचान सकता था कि हाँ ये वाला ऐड, ये वाला ऐड, वो सारे ही आपने बनाए हैं। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब आप क्रिएटिव ऐड बना रहे हैं ना, और आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, आपका मतलब वो अनहैप्पी एटीट्यूड टुवर्ड्स टीवीसी नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और वो ग्रेजुअली जो है ना, वो स्टार्टिंग में होता है। देखें, जितना भी आर्ट है ना, वो अब बिजनेस है, मतलब कमर्शियल है। कौन सी चीज़ कमर्शियल नहीं है? ठीक है, तो ये भी एक कमर्शियल आर्ट है। अब इसमें लिमिटेशन ज़्यादा हैं, इसमें डिक्टेशन ज़्यादा हैं, इसमें आपके पास लगता आपको यह है कि रूम फॉर क्रिएटिविटी कम है। लेकिन बात सारी ये है कि यहाँ पे देखें, एक इसकी सिंपल सी चीज़ है। जितना भी अभी आप सिनेमा उठाएंगे ना, अभी आप टीवीसीज़ की बात कर रहे हैं, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, आप ड्रामा की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ बिजनेस। ठीक है, अभी हमारे पास जो ड्रामा है वो भी बिजनेस है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को क्या देखना है, आप वही चीज़ उनको दिखा रहे हैं। कमर्शियल्स भी वही होते हैं ना, कि आपको पता होता है आपने ये चीज़ सेल करनी है, तो इसको आप ऐसे दिखा रहे हैं। बात सारी है कि उसको, उस आर्ट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं।
हर इसमें हमेशा होता ही है, यहाँ पे भी बाहर भी, दिस इज काइंड ऑफ बैलेंस ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है और ये आपको पता होना चाहिए कि कब किसने ड्राइविंग सीट लेनी है। ठीक है, कब बिजनेस वाले ने ड्राइव करना है, कब उसने उतर के क्रिएटिव को कहना है कि भाई आपका नंबर आ गया, आप चलाएं। यहाँ पे होता ही है कि ड्राइविंग सीट पे एक आदमी बैठा है आपकी सारी फील्ड्स में, वो है बिजनेस वाला। ठीक है, वो है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, कमर्शियल्स में भी वो बैठे हुए हैं, इस वक्त आपके टीवी में भी वो बैठे हुए हैं, वो राइटर्स को बताते हैं कि यार ये नहीं चलेगा, आप ये लिख के लेकर आए। तो इस वक्त आप ड्रामा लिखने जाएंगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन वही होगी जो आपकी कमर्शियल लिखते वक्त होती है। ठीक है, आप फिल्म बनाने जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर आपको बताएंगे, पहला सवाल वो आपसे वो करेंगे, जी हीरो कौन है इसमें। ठीक है, यहाँ से तो फिल्म बनना स्टार्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से डिक्टेट कर रहे होंगे कि हाँ दिस इज लाइक अ वायबल सोल्यूशन फॉर मार्केट, कि ये बिजनेस कर सकती है, एंड दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर पर्सपेक्टिव। तो हर जगह बात सारी ये है कि जब कोई इंडस्ट्री क्रिएटिव ड्रिवन हो जाती है ना, तो आपके पास पूरा उसका इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। मैंने सिर्फ काम ये किया है कि पिछले 10 सालों में इस कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर, विच इज़ हैवीली बिजनेस ड्रिवन, मैंने अपना एक अलग इकोसिस्टम बना लिया। तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मुझसे लोग अब सवाल ये नहीं करते कि यार ये क्रिएटिव स्टोरी आपने बनाई कैसे। मेरी इंडस्ट्री में लोग मुझसे ये पूछते हैं ये बेचा कैसे था। अच्छा, असल गेम जो है ना वो, क्योंकि क्रिएटिव आपके पास बहुत लोग हैं। मतलब अभी आप अपना सोशल मीडिया उठाएं, एक से एक आपके पास क्रिएटिव बंदा मिल जाएगा, वीलॉगिंग कर रहे हैं अपने, मतलब बहुत सारों के तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मैं उनका कंटेंट देख रहा होता हूँ। मतलब उनकी स्टैंड अप बहुत अच्छी है। अभी आपके पास वॉर हुई थी तो आप अपनी कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर चेक कर लें। ठीक है, लेकिन जब आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जाते हैं ना, तो वहाँ आके फंस जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े राइटर भी फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जिसने वो सब कुछ कंटेंट अप्रूव करना है और पैसे देने हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो उनके फियर्स हैं, वो डरते हैं वो सब काम करने से। तो बेसिकली अगर आप ये पूछेंगे कि यार कमर्शियल में रहते हुए इतनी क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग कैसे हो रही है, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने विद द टाइम एक ट्रस्ट गेन किया है। वो जो मार्केटिंग में टर्म होती है ना, एक ब्रांड पोजीशनिंग, एक ब्रांड इक्विटी गेन की है। और अब होता यह है अक्सर के वहाँ पर मेरे पास वो लिमिटेशंस नहीं है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार मेरे पास अब क्लाइंट्स नहीं, आई हैव गॉट अ फैन क्लब। तो मैं उनको जाता हूँ, उनको कहानी सुनाता हूँ, उनको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मुझे ये नहीं बताते ये काम करना कैसे है। अभी हमने बहुत सारे शूट्स किए हैं। अभी आपने पाकिस्तान आइडल की कैंपेन देखी है, उनके कोई स्टोरी बोर्ड्स नहीं बने हुए। मैंने किसी को ये नहीं दिखाया कि ये कपड़े क्या पहनेंगे, ठीक है, कौन लोग होंगे, जो सपोर्ट स्टार एक्टर्स हैं वो कौन होंगे। अभी हम लोग 5 दिन शूट कर रहे थे, ये मीज़ान का टेस्ट ऑफ पाकिस्तान चल रहा है, और हमने सिर्फ जो है ना एंजॉय किया है। इसमें भी कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, बेसिक चीज़ बताई है, ये एक्टिविटी है। एक्टर्स तक अप्रूव नहीं करा है मैंने। मतलब इतना फ्रीडम है कि अभी मैं जाके एडवर्टाइजिंग में लोगों को बताता हूँ ना कि मैं इस तरह काम करता हूँ, तो अक्सर उनके चेहरे पे दुख आ जाता है, आंसू तक आने लगते हैं कि यार ये। लेकिन वो होता ही है कि इसके लिए आपको एक बहुत अटमोस्ट लाइक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आप पे ट्रस्ट करे, देखें एक चीज़ समझें, जो कमर्शियल है ना, दिस इज़ अ वेरी हाई स्टेक प्रोडक्ट। मतलब जब आप ये बनाने जाते हैं, मिनिमम भी कोई आदमी आके अगर एक दिन के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है और वो कोई 5 मिलियन के करीब स्पेंड कर रहा है, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि वो सेफ हो, ठीक है, वो सिक्योर हो, और उसमें वो कम से कम रिस्क लेना चाहेगा। मतलब फिल्म का रिस्क से ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है, मतलब कमर्शियल। तो उसमें अगर आप वो ट्रस्ट गेन कर लेना, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है और मेरी अंडरस्टैंडिंग, अब मैं सिर्फ एज डायरेक्टर काम नहीं कर रहा होता, मैं एज क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर चुका हूँ, मैं एज राइटर काम कर चुका हूँ, मैं ब्रांड स्ट्रेटजीज बना चुका हूँ। तो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रांड इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं जब कोई चीज़ शूट कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए सिर्फ क्रिएटिव एक्सरसाइज या मैं अपने शौक के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दी एंड उसने ब्रांड के लिए काम करना है।
तो जब आप उस अंडरस्टैंडिंग से कर रहे होते हैं और आप रिपीटेडली करते रहते हैं, मतलब ये पोजीशनिंग कोई 1 साल 2 साल में नहीं आ गए। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मतलब अगर कैनवुड की फर्स्ट कैंपेन भी उठाएं, दैट वाज शॉट इन 2014, तो अभी 11 साल हो गए। एंड 11 साल से मैं एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहा हूँ। अब उसमें यह है कि आपका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आपका सक्सेस रेट 100% होता है। फिर उसमें एक स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि एज क्रिएटिव मैंने अपने आप को थोड़ा सा जो है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखा हुआ है कि मैं किसी क्लाइंट को पिच नहीं करता, मैं किसी को जाके ये नहीं कहता कि मुझसे ये लिखवा लें। ठीक है, जब लोग काम देखते हैं वो खुद ढूंढते हुए जो आते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखें, हर चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो ज़रूरत से है। अगर आपको मेरी ज़रूरत है ना तो आप मेरी बात सुनेंगे। बिल्कुल। अगर मैं आपके पास जाऊंगा, सर मुझसे ये काम करवा लें, तो आप जो है ना मुझे डिक्टेट करना शुरू कर देंगे। तो कदर अगर किसी को होती है ना तो वो आपके पास आता है, वो अपना प्रॉब्लम बताता है, आप उसके साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि यार देखें ये आपका एरिया है, अब आपको ऑयल बनाना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, तो कहानी बनाना आप मुझे नहीं सिखा सकते। तो हम दोनों, आप मुझे अपने ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, मैं सोल्यूशन बता दूंगा। और उसको देखिए, यहाँ पे क्लाइंट्स को सिर्फ ना कन्विक्शन चाहिए होती है। उनको ये पता हो कि यार अदील भाई अगर काम कर रहे हैं ना तो इनको अपने काम का पता है और मैं इनको मज़ीद बता नहीं सकता, मैं इनको अपना मसला बता सकता हूँ, ये मुझे सोल्यूशन दे देंगे। तो दैट इज़ दी बेसिक फार्मूला। और फिर जब वो एक दफ़ा कुछ अच्छा हो जाता है ना, उसको हम लोग अपनी टर्म्स में कहते हैं, जब एक दफ़ा क्लाइंट के मुंह को खून लग जाता है। हाँ। देखिए, सारे लोग अभी हमारे यहाँ कमर्शियल बनाते हैं ना, आपका एक अपना सर्कल होता है, आप बोर्ड रूम में तालियां बजाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। जब वो अब डिजिटल का टाइम है, वो जब वो जाता है लोगों के हाथ में, जब वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है, तो लोग आपको बताते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, वो ठीक ठाक आपको जलील भी करते हैं, सोशल मीडिया पे बताते भी हैं कि यार ये क्या बकवास काम कर रहे हैं आप। तो वो जो बोर्ड रूम वाले सेशंस होते थे ना, वो इसके बाद से ख़त्म हो गए जब से ये हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए। तो अब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया, और मासेस बताइए। मतलब मेरे पास जब मैं करता हूँ, मुझे लोग बता रहे होते हैं, तो सोचें एक ब्रांड को जब वो प्रेज़ मिलना शुरू होती है तो उनको समझ आती है कि हाँ, अच्छा काम होता क्या है और हमने कुछ डिफरेंट क्या किया है। दीज आर दी एक्सपीरियंसेस, और ये बहुत सारी दफ़ा हुए हैं मेरे साथ ना, और ब्रांड के साथ भी हुए हैं। फिर उनकी जब वो चीज़ कन्वर्ट होना शुरू होती है सेल्स में, और उनको वो इम्पैक्ट नज़र आता है। कैनवुड की जब हमने फर्स्ट कैंपेन की थी, तो उनके सीईओ का मुझे फ़ोन आया। पहली नवाजुद्दीन वाली थी? नहीं, उससे भी पहले थी, उससे पहले थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन थी, एंड दैट वाज अ वेरी लो बजट कैंपेन। और वो जो एडवर्टाइजिंग में कहते हैं ना कि यार मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में मैक्सिमम माइलेज आप अचीव करें, सो दैट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग। और उस वक्त दे वर दी न्यू एंट्रेंट, मतलब उस वक्त मार्केट में डॉलेंस था, हायर था, और आपके पास ये ओरिएंट और बहुत सारे ब्रांड, सैमसंग और बहुत सारे प्लेयर्स थे, एंड दे वर न्यू। और वो कैंपेन में उनके पास मीडिया बजट्स भी नहीं थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि उनका जो सीईओ था, उसको जब मैंने आइडिया पिच किया, और आइडिया क्या था, वेरी बेसिक। अब वही वाली बात जो आप एडवर्टाइजिंग की करते हैं ना कि कमर्शियल और जो है कमर्शियल करना और ये नहीं करना। अब वो आइडिया इतना बेसिक था, जब हम लोग वर्किंग कर रहे थे, तो एक आइडिया यह है कि एडवर्टाइजिंग में हम हमेशा परफेक्शंस दिखाते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखाएंगे, हर चीज़ ज़बरदस्त, तो हम इम्परफेक्शंस की बात करते हैं। अब इतना बेसिक आइडिया पे एक कैंपेन बनी हुई है कि मशीन्स परफेक्ट होती हैं और ह्यूमन लाइफ में इम्परफेक्शन है। तो कैनवुड जो है वो आपको एक परफेक्ट मशीन दे रहा है, जो आपकी अपनी इम्परफेक्शन है वो आप खुद जाके संभालें। दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो बात सारी ये होती है कि अब आपका सिनेमा की तरह एडवर्टाइजिंग भी बहुत रियलिस्टिक हो रही है। अब आप जो है ना कोई भी बात बेच नहीं सकते, मतलब लोग उसको क्वेश्चन करेंगे। तो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अनडिनाइबल ट्रूथ बिहाइंड योर कैंपेन। मतलब अगर आप कोई बात कहने जा रहे हैं तो वो बात सबसे पहले तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लोगों को समझ जाए कि जो आप बात कर रहे हैं वो बात बेकार बकवास नहीं है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ लॉजिक एंड रीज़न बिहाइंड इट। तो अगर आप किसी से ये बात कहते हैं कि यार मशीन्स परफेक्ट हैं और ह्यूमन लाइफ में इम्परफेक्शन है,
और उसको जब आप कन्वर्ट करते हैं स्टोरीज़ में, और उसमें आप अगर ये बात कहते हैं कि यार ये चीज़ तो हम आपको दे देंगे, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में ये हो जाए तो आप संभाल लेना, और उसको सम अप करते हैं कि अनवुड खुश रहो। अब दैट इज़ लाइक अ वेरी बेसिक इंसाइट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यू आर नॉट क्रिएटिंग लाइक ग्लोरीफाइड और कुछ फॉल्स स्टोरीज, आप एक बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं, तो लोगों को वो चीज़ टच करती है। और अच्छी ब्रांडिंग यही होती है कि यू बिल्ड कनेक्शन इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। तो हमेशा कोई भी बड़ा ब्रांड जो होता है वो अपनी वैल्यूज़ कम्युनिकेट करता है। मतलब नाइकी आपको ये नहीं बताएगा कि जूते का क्या सीन है मेरे और कितना बड़ा सोल लगा हुआ है, वो आपको अपनी वैल्यूज़ बताएगा, और उन वैल्यूज़ के साथ लोग कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपने ऐसी एडवर्टाइजिंग क्रिएट करनी है कि जिसको लोग सुने, ठीक है, जिसको फील करें, जिसके साथ कनेक्ट करें, तो आपको हमेशा कोई बेसिक इंसाइट पे बात करनी होगी, और वो इंसाइट हमेशा बड़ी सामने की होती है। जितनी बड़ी बात होती है ना, जितनी बड़ी इंसाइट होती है, वो हमारे आसपास होती है। असल वक्त और जो मेहनत लगती है ना, वो आपको अपनी आँख को ट्यून करने में लगती है, वो मुश्किल काम है। तो बात सारी ये है कि ये तो सब आपके आसपास है, जितना क्रिएटिव है, जितनी इंसाइट्स हैं, जितनी बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बात सारी ये है कि आप उनको देखते कैसे हैं और फिर आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी होती है। तो बात ये है कि जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं ना, और फिर आपको फीडबैक आना शुरू होता है। अब जितनी मैंने कैंपेन्स की हैं उनके सब के पीछे कोई ना कोई इस तरह का बिग आइडिया है। वो जो आपकी फेवरेट ओसाका वाली है, उसका क्या बिग आइडिया है? उसका बिग आइडिया ये है, सारी कॉम धक्का स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट होंगे, चेंज आ जाएगा। इससे ट्रू इनसाइट नहीं हो सकती ना कोई। आप इसको निगेट करके बताएं मुझे, आप कहें नहीं है हम धक्का स्टार्ट। आप कोई भी यहाँ काम कर रहे हो, आपको पता है कि हम कितने धक्का स्टार्ट हैं, एंड दिस इज लाइक अ बेसिक ह्यूमन नेचर। तो जो भी बात, अब उसके बाद आपका क्राफ्ट है स्टोरी टेलिंग का। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर इनसाइट, वन इज योर इनसाइट और बिग आइडिया, वन इज योर स्टोरी टेलिंग। वो दोनों चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। थर्ड इज द सीमलेस कनेक्शन टू योर ब्रांड। मतलब अब बैटरी के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट आइडिया नहीं हो सकता। तो लोग को जो मेमोरी रहती है, जो टॉप ऑफ माइंड जिसको कहते हैं हम एडवर्टाइजिंग में, वो इस वजह से रहता है। अक्सर आपने देखा होगा स्टोरी बहुत क्रिएटिव है, ब्रांड के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आपको आइडिया याद रह जाता है, ब्रांड याद नहीं रहता। और ये फिर ब्रांड के लिए मतलब ये ब्रांड के लिए बहुत बड़ा प्लस है। जब हमने ओसाका की ये कैंपेन की थी तो ये इतनी वायरल थी कि 3 दिन बाद मेरे ऑफिस में शील्ड्स आ गई सब लोगों के लिए, उन पर उनके नाम लिखे हुए थे ओसाका की तरफ। बहुत परेशान हो गया, अच्छा इतना अच्छा हो गया काम। तो ये अंडरस्टैंडिंग ब्रांड्स की नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत ऑब्वियस हो गए बेचना शुरू कर दें और लोगों को यहाँ मुंह पे रख के दिखाएं भाई ये खरीद लें। ये दिस डजंट वर्क। नहीं, लेकिन अब देखें ना, जैसे एक तो हो गया, चले आपका ट्रस्ट बिल्ट हो गया, आपकी 2-4 प्रोडक्ट्स निकल गई, अब लोगों के लिए आसान है ज़हीरुद्दीन की बात को समझना। लेकिन जो एक नया कोई मार्केट में नया ज़हीर है जो अभी क्लाइंट से मिलने जा रहा है, उसने कैसे, मतलब वही वाली बात होगी ना कि काम करना जो है ना वो शायद आसान है काम पकड़ने से, मतलब क्लाइंट को कायल करना ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। तो उसमें क्या फॉर्मूला क्या है? देखो उसमें फॉर्मूला नहीं है, उसमें बात सारी ये है कि देखो हर इंडस्ट्री में ना हमेशा जो पहले लोग गुजरे होते हैं ना उनकी मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब जब KNN पाकिस्तान में आया तो उस वक्त फ्रोज़न फूड की कैटेगरी थी नहीं, तो KNN ने जितनी एडवर्टाइजिंग की उसका फ़ायदा जो है वो आगे जितने ब्रांड्स आए उनको हुआ, क्योंकि आपने एक कैटेगरी डेवलप कर ली। क्रिएटिव में भी दिस इज़ द सेम थिंग कि जब मेरे एड्स चलते हैं ना तो मुझे इंडस्ट्री से क्रिएटिव्स के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं और वो अक्सर थैंक यू के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई बेंचमार्क है। क्लाइंट हमसे कहता था कि यार 10 सेकंड में मेरा ब्रांड नज़र आना चाहिए, तो अब हम उसको कैनवुड का ऐड दिखाते हैं कि ये देखें यहाँ 55 सेकंड तक ब्रांड का नाम नहीं है। तो यू सेट एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स आगे लोगों को हेल्प करते हैं। अब अगर एक अच्छी स्टोरी चलेगी ना मार्केट में, या लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, या उससे ब्रांड को फ़ायदा होगा, आपकी से वो सेल्स में कन्वर्ट होगी,
तो यू हैव अ गुड बेंचमार्क और यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू कोट। तो जब आप जाके ये बताएंगे ना कि यार ये कहानी है और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखें ये चीज़ अप्रिशिएट होती है, तो दिस इज़ लाइक अ साइकिल चेन। तो ये चेन है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो दूसरी के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल होगा, तो वो वहाँ से आगे लेकर जाएगा, तो वो कुछ और एक्सपेरिमेंट करेगा। मतलब वो हो सकता है ज़रूरी नहीं सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हो, वो कोई और चीज़ देखेगा। तो बेसिकली बात ये होती है कि आप वो जो एक फियर है ना, वो जो एक खौफ की दीवार है, जब आप उसको तोड़ेंगे ना और आप कहेंगे कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। मतलब मैंने हर जॉनरा में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वाली स्टोरी, अब आप ओसाका देखेंगे तो वो कैनवुड से फ़र्क है। किन्नौर की बिल्ली जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। किंग टॉक्स का दिमाग का कीड़ा जो है वो इन सबसे अलग है। तो आप किसी भी जगह कोई इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। ये जो किन्नौर की बिल्ली है ना, हाँ। ये मैच के दरमियान में ना बहुत ज़्यादा ना ऐड आता था, तो वो बार बार आ रहा, तो एक दोस्त मेरा कहता है, वो हम लोग ऐसे बैठ के मैच देख कर बीच में ये ऐड आ रहा है ना, तो वो कहता है आजकल अपनी लाइफ ना बिल्कुल इस बिल्ली के जैसी हुई हुई है, हमें भी ना खाना वाना को खास पूछ नहीं रहा। तो मैंने मतलब हमने ऐड से मोस्टली आप कनेक्ट नहीं करते, हाँ ठीक है, लेकिन वो जो किन्नौर की बिल्ली है वो ये कहाँ से ब्रेक हुआ था कि यार एक मतलब ये बिल्कुल एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, और ब्रांड फिर राजी भी हो गया कि हाँ मैंने ये करना है। वो तो यूनिलीवर की अपनी हिस्ट्री का जो है ना, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एंड वेरी नॉन यूनिलीवर काइंड ऑफ कमर्शियल है। मतलब आप सोचें ना कि किसी यूनिलीवर जैसे सोफिस्टिकेटेड ब्रांड का साइन ऑफ में आप उनके पैक को लात मार के गिरा दें, एंड दैट इज द मोस्ट रिकॉल्ड शॉट इन दैट एड। सबको वो होगा, मुझे क्या याद है, मुझे क्या, ठीक है। तो बात सारी ये है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कर कैसे रहे। अब वो जो उसकी ब्रीफ थी उसमें कहीं बिल्ली नहीं थी, उसमें ये भी नहीं था कि हमने बिल्कुल कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया चाहिए या कोई बहुत डिफरेंट चीज करनी है। उनका जो एक पैटर्न होता है वो था, हमने सिर्फ वो पैटर्न ब्रेक किया है। अगर आप सब चीज़ों को देखें ना, देखें क्रिएटिव में हमेशा आपको एक एंगेजमेंट क्रिएट करनी होती है शुरू में, और वो एंगेजमेंट आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं वो एक अलग साइंस है। आपने ऑडियंस को हुक करना है। अब वो कोई बहुत डिफरेंट चीज़ हो सकती है, मतलब वो ऐसी बिल्ली हो सकती है। अब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐड देखने बैठेंगे और बिल्ली आके एक आपसे कहेगी कि इंसान बहुत बेवफा है। अब ये कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अगर आप ये देखते हैं तो उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 100% लोग उससे आगे देखेंगे। ठीक है। तो आपने एंगेज किया है ऑडियंस को एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल से और थॉट से। उसके बाद आपकी स्टोरी टेलिंग शुरू हुई है। तो अच्छा अब इस बिल्ली का मसला क्या है, ठीक है। बेसिकली ये स्क्रिप्ट मैंने कोई जब ये एड शूट किया है उससे 5 साल पहले बनाई थी। ये पहले की बनी हुई थी। दिस वाज लाइक डन फॉर अ फ्लेवर्ड मिल्क। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं कि जो और ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हैं और क्रिएटिव्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं कि इतना आसान नहीं है। अभी आपको ये सब काम होता हुआ आसान नज़र आ रहा है। मेरे अपने जो बहुत सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं वो मैंने 4-4, 5-5 साल रखे हैं अपने पास। किंग टॉक्स का ऐड मैंने 2015 में लिखा था और हर साल उस क्लाइंट को कहता था कि यार ये शूट कर लो, बहुत अच्छा ऐड है। और आई शॉट इट इन 2019 और जब से वो शूट हुआ है वो 7 साल से वो ऐड वायरल है। अभी कोई 6 महीने पहले इंडिया में वायरल हुआ था। इंडिया में जो एक पेज है उनका, इंस्टा पे, उस पर वो बेस्ट एड्स लगाते हैं अपने, और उस पर उसने कोई 3rd जो है वो हाईएस्ट व्यूज़ लिए। और वो बात सारी ये है कि आपकी अपनी कन्विक्शन क्या है। ब्रांड उसमें भी बहुत लेट, बिल्कुल एंड पे आती है। ब्रांड उसमें बिल्कुल एंड पे आती है, 4 सेकंड के लिए आती है। 4 सेकंड के लिए आती है, बाकी वो पूरा एड ऐसे ही है कि आप एक स्किट देख रहे हैं, एक स्केच है पूरा। अब वो भी बात यही है ना, अगर आप सबको देखेंगे ना तो आपको क्रिएटिव में एक पैटर्न भी होता है लेकिन वो फॉर्मूला है भी नहीं। तो वो पैटर्न ये है कि आपने एंगेज किया है ऑडियंस को, और आपने एंगेज कैसे किया है
कि अब एक आदमी एक एब्सर्ड बातें कर रहा है कि मेरी चाय ऐसे नहीं आएगी, ये चम्मच ऐसे नहीं अब आप देखेंगे कि यार ये कौन है आदमी, ये कहाँ जा रहा है, क्या कह रहा है। अब आपने उसको कनेक्ट कैसे किया है, व्हाट इज योर बिग आइडिया। तो वही जो मैं बात कह रहा हूँ ना, देयर इज अ बिग आइडिया एंड देयर इज स्टोरी टेलिंग। तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कि आपने इंगेज कैसे करना है। मैंने एक ऐड बनाया था एक इन्वर्टर का, होमेज इन्वर्टर का, और दैट इज प्रॉब्ली द सिंपलेस्ट एग्जीक्यूशन जो अभी तक मैंने की है। दैट वाज वन शॉट कमर्शियल, अच्छा, सिंगल शॉट, और उसमें भी हल्का सा कैमरा सिर्फ ट्रैक कर रहा है और कुछ नहीं है उस साइड के अंदर। एक लड़की बैठी रो रही है और वो फ़ोन के फीचर्स बता रही है आपको कि इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है और पता नहीं ये है। और अब हमेशा आपने एड्स में देखा है, तो दिस इज लाइक द ब्रेकिंग द नॉर्म्स, कि हमेशा आपने देखा है कि मोबाइल फीचर बताते हुए लोग डांस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक बंदा रोते हुए बता रहा है, तो आप उसको देखेंगे, ठीक है, और जब आप उसको देखेंगे तो वो स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू होगी और आपने एंड में पता चलेगा कि इसने किसी सस्ते यूपीएस पे चार्ज किया था जिस पे ज्यादा वोल्टेज आया, वो फूक की आवाज आई और उड़ गया। ठीक है, अब इतनी सिंपल स्टोरी है। लेकिन ये एड इन्वर्टर का है? ये एड इन्वर्टर का है, क्योंकि इन्वर्टर रेगुलेट करता है वोल्टेज। ओके, ठीक है, हो गया। हाँ, मोबाइल का ऐड नहीं है, मोबाइल का ऐड नहीं है। और इसके बाद उस इन्वर्टर ने 70% मार्केट शेयर ले लिया। एक रीज़न तो ये थी कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था मार्केट में, लोड शेडिंग हो रही थी। दूसरा एक ब्रांडेड सोल्यूशन था। तीसरा ये था कि एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन थी जिसने लोगों को ये भी बताया कि यार सस्ता इन्वर्टर आपके साथ क्या कर सकता है। दूसरा, उसने इस ब्रांड का इंट्रोडक्शन करा दिया। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट है वो क्लाइंट का है। यही आइडिया मैंने एक और इन्वर्टर को पिच किया था, उन्होंने कहा इसमें ये फीचर्स डाल दें, यूं भी कर दें, ये भी कर दें। मैं वापस लेके आ गया। जब मैंने होमेज को दिया, बिकॉज कैनवुड होमेज इज द सेम मैनेजमेंट, तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, शूट कर लो। मैंने कहा इसमें मैं आपके ना कुछ फीचर्स डाल देता हूँ एंड में। कहने लगा वो तो मेरे सेल्स वाले भी बता देंगे। ठीक है, आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर दो। तो दिस इज द कन्विक्शन एंड दिस इज द ट्रस्ट, कि लोगों को ये पता है कि इफ़ यू मेक अ वेरी गुड स्टोरी तो ऑडियंस को एंगेज हो जाएगी। बाकी सारे फीचर्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, वो एक्सप्लोर कर लेगी। मतलब डिजिटल का टाइम है, आप अपने फ़ोन पे लिखेंगे क्या क्या मिल रहा है वो सब मिल जाएगा। सो एक ना अभी आपने इंडिया का भी बात की, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग और बड़ी अच्छी बात है कि हमारा तो खैर है ही फेवरेट किंग टॉक्स का है, बट इंडिया में वो वायरल होता है और मोस्टली हमें जो कैनवुड बहुत वायरल है, कैनवुड भी है, तो हमें जो आम लोग मिलते हैं ना मोस्टली जब भी वो बात करते हैं अच्छा फिल्म की, ड्रामा की, फिर एक क्वेश्चन जरूर होता है, यार इंडिया के ऐड बहुत अच्छे होते हैं, हम क्यों नहीं बनाते? ठीक है, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि अच्छा चले, मुझे ब्रांड की भी अंडरस्टैंडिंग आ गई, क्लाइंट को भी कन्विंस करना एक इशू है, बट पीछे कहीं एक बेसिक स्टोरी टेलिंग का भी इशू है। क्या हम अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है? अगर वो 3 घंटे 1.5 घंटे की फिल्म को छोड़ें, 15 सेकेंड 30 सेकेंड मिनट में भी कहानी तो कोई सुना सकता है ना। हाँ, एक वीकनेस है, देखो वो चीज आती है, प्रैक्टिस है। जब आपको एक प्रैक्टिस ग्राउंड मिलेगा ना, हमारे यहाँ राइटर जो है ना वो कभी भी इंस्पिरेशनल फिगर नहीं रहा है लोगों के लिए। आप समझ रहे हैं, इंडस्ट्री में अभी भी आप एजेंसी में जाएंगे, देयर यूज्ड टू बी अ डेजिग्नेशन जिसको कहते थे कॉन्सेप्ट राइटर। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट राइटर जो है वो अब मिलता नहीं है आपको। अब हमने क्रिएटिव मैनेजर्स बना दिए वहां पे, वो बेचारे मैनेजमेंट में फंसे रहते हैं। राइटर इज अ काइंड ऑफ अ सोशल साइंटिस्ट, उसको अपनी मार्केट का पता होता है, उसको वो ग्राउंडेड बहुत होता है, उसको अपनी चीज़ों का पता होता है, आइडेंटिटी का पता होता है। तो वो वाला डेजिग्नेशन हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद जो राइटर्स हैं उनकी वो वैल्यू, देखो हर चीज़ जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल है। आज आप एक स्क्रिप्ट को 1 मिलियन पे करना शुरू कर दें ना, आपके पास 10 बच्चे खड़े होंगे कि हमने राइटिंग सीखनी है। ठीक है,
हमारे पास लोग डायरेक्टर्स बनने आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर उनको जो है ना वो लगता है कि हाँ यार इस आदमी की कोई इज्जत है मार्केट में, ठीक है, ये आता है, ये कोई 1 करोड़ से कम की गाड़ी पे तो बैठता नहीं है, ठीक है, इसकी सब बात भी सुनते हैं, इसके पास एक अथॉरिटी भी है, इसके पास पैसे भी हैं। तो इंडस्ट्री में जितना लोगों के एस्पिरेशनल फिगर बनाना, दैट वाज द डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर विदाउट राइटर इज जस्ट अ विजुअल ट्रीट, बिकॉज राइटर इज द वन, मैं खुद डायरेक्शन कर रहा हूँ ना, लेकिन मेरे लिए आज भी राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं राइटिंग के पैसे अपनी डायरेक्टर फीस से ज़्यादा चार्ज करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप मुझे एक स्क्रिप्ट देंगे, मैं शूट कर दूंगा, वो तो मैं विद इन अ वीक भी शूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मुझे पता है क्या करना है। When you start writing, that is a very unknown territory. You have to build something from scratch, zero से ना। सादा पेपर है, कुछ भी नहीं है, आपने क्रिएट करना है, that is the job। आपको 5-6 साल पहले तक जो मुंबई की कमर्शियल इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई 350 कमर्शियल डायरेक्टर्स कम से कम थे, और सीजन्ड क्रिएटिव डायरेक्टर शायद 10-15 भी ना हो। Then this is the balance. So the equation is totally reversed. वहाँ पे जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ना, वो पिक करता है कि यार ये 4 डायरेक्टर्स हैं, 5 हैं, इनमें से मैं कौन सा पिक करूँ। डायरेक्टर उसके पास घूमते हैं कि सर ये मेरा ट्रीटमेंट है, मुझे बताएं। लेकिन जो पोजीशनिंग है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, and creative director is the one who is like driving the whole show, मतलब who is the he is calling the shots basically। अक्सर मैंने वहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ, और जिसको हम एक प्री प्रोडक्शन मीटिंग PPM कहते हैं, वो हुई है। उसमें होता ये है कि जो कंट्रोल होता है ना, वो मैंने ज़्यादा देखा कि क्रिएटिव डायरेक्टर के पास होता है, और बात सारी वही प्रोपोर्शन ना कि वहाँ पे आपके पास जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, सीजन्ड क्रिएटिव डायरेक्टर्स, वो कम है। तो दैट इज़ वाई कि आपको वो जो एक अप्रोच क्रिएटिव नज़र आती है ना ज़्यादा, और आप जाके कभी देखें ना किसी एक अच्छे जो स्क्रिप्ट होती है उसके पीछे कितने लोग आपको नज़र आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हैं। लेकिन दूसरा जो वो हमारा फैक्टर है ना कि यार वहाँ बहुत अच्छे एड्स बनते हैं इन प्रोपोर्शन। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री साइज के आप हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे एड्स नहीं है। मतलब 100 में से 5 ऐड अच्छे बन रहे होंगे, हमारे पास इंडस्ट्री साइज भी कम है। आपके पास 10 ऐड बन रहे हैं, उसमें से कोई एक आध अच्छा निकल आएगा, अदरवाइज दिस इज अ वेरी बेसिक कम्युनिकेशन। इसमें जो अब जो स्टोरी टेलिंग की बात हो रही थी, हमने कहा अच्छा चलें ये तो हम मान लेते हैं कि हम थोड़े से वीक हैं, मतलब वीकनेस है ना स्टोरी टेलर की। इसमें 2 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। एक तो पहली बात ये है कि क्या क्लाइंट डरा हुआ है या हमारा राइटर डरा हुआ है? ये दोनों डरे हुए हैं। पहला डरा है, उसने दूसरे को ज्यादा डरा दिया। बेसिक सी बात है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो फिर सिर्फ टीवीसी से रिलेटेड नहीं है ना, वो आप ड्रामे में भी डरे हुए हैं, आप फिल्म में भी डरे हुए हैं, सब चीज़ों में डरे हुए हैं। हाँ। उन सब चीज़ों में आप जाएंगे ना, देखो ये एक अच्छी डिस्कशन है, काफ़ी लंबी डिस्कशन है। अभी मैं एक और शो में भी गया हुआ था, वहाँ भी हमारी ये डिस्कशन हो रही थी, वो ज़रा मुख्तसर बात हुई थी। लेकिन ये डर जो है ना, देखो क्रिएटिव होने के लिए ना, स्टोरी टेलिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक बड़ा एलिमेंट करेज भी है, ठीक है। जब भी आप कुछ डिफरेंट करने जाते हैं ना, तो यू नीड टू हैव दैट करेज। मतलब क्रिएटिव क्या होता है, आप हमेशा नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे होते हैं। आप बगैर डरे नॉर्म्स को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सॉरी, मतलब आप डर के कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर डरे हुए हैं तो फिर तो आप नहीं डरे हुए तो आप नहीं कर सकते ना, आपने एक डिफरेंट चीज़ करनी है, ठीक है। तो हमेशा आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आप वो रिस्क टेकर नहीं है तो आप वो अच्छी चीज़ और नई चीज़ लेकर आ नहीं सकते। आप होगा ये पूरा एक ट्रेंड है। आप फिल्म इंडस्ट्री देख लें, और ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में है, ये इंटरनेशनली भी होता है। मतलब इंडिया में भी एक बंदा, और ये एक ट्रेंड ये होता है कि पूरी इंडस्ट्री एक काम कर रही होती है, एक आदमी आता है, वो कहता है ये क्या बेकार काम हो रहा है, मैं
एंग्री यंग मैन लेकर आता हूँ, फिर 10 साल सारे एंग्री यंग मैन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका पूरा बिजनेस वाली फोर्स है, जो ट्रेंड फॉलोअर है, वो एक ट्रेंड सेटर का आइडिया फॉलो करती है जब तक कोई नया ट्रेंड सेटर नहीं आता। और वो नया ट्रेंड सेटर वो होता है कि जिसके अंदर वो करेज होती है। मतलब आपने राम गोपाल वर्मा की सत्या देखी, उसने पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी। हमेशा आपको गेम चेंजर जो लोग हैं ना, वो ऐसे ही मिलेंगे। वो आपका इंस्टीट्यूशनलाइज एक फॉर्मूले से नहीं आ रहा होगा कभी भी, चाहे आप जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट कर दें। जब आप उसको पूरा क्रिएटिव को उस तरह से सिस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो शायद आपके वो वाला रिस्क टेकिंग हमेशा कम हो जाती है। तो वो डर जो है ना, वो यहीं से आता है। मतलब देखें, एक सिंपल सी बात है, अगर आपका मार्केटियर लीड कर रहा होता है ना, कुछ हैं अच्छे मार्केटियर्स, वो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन सब नहीं लेते। देखें, एक कंटेंट वो होता है, ये मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो लोग देखना चाहते हैं, एक कंटेंट वो होता है जो लोगों को देखना चाहिए। ये दो डिफरेंट कंटेंट है, ठीक है। ठीक है। हमेशा जिसने बिजनेस करना होगा ना, वो चीज़ जिसको आप पॉपुलिस्ट ओपिनियन भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को क्या देखना है, आप हमेशा कहेंगे कि यार ये लोग देख रहे हैं, मैं यही बेचता रहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि वो पूरी सोसाइटी को एक टाइम पे ले जाके एक गलत जगह पे खड़ा कर दे, ठीक है। मतलब ये लोगों को नहीं पता उन्होंने क्या देखना है। दिस इज़ योर जॉब एज क्रिएटिव, एज राइटर, एज डायरेक्टर, एज लीडर, एज इन्वेंटर। मतलब क्या फोर्ड को जाके लोगों ने बताया था कि हमें गाड़ियाँ चाहिए? मतलब उसने कहा था ना कि मैं तेज़ घोड़े बना देता, कैरेज बना देता, कि मैं लोगों से पूछता। स्टीव जॉब्स को जाके किसने बताया था कि हमें आईपॉड चाहिए या मैक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को नहीं पता। दिस इज़ योर जॉब, ठीक है। लोग तो कहेंगे कि अच्छा ये ड्रामा अच्छा है, एक कोई चीज़ हिट हो गई या एक कमर्शियल फार्मूला हिट हो गया, तो आपने ये समझा कि लोग हमेशा यही देखते रहेंगे और हमेशा हम यही चलाते रहेंगे। तो एक पॉइंट आता है कि लोग उससे बेजार हो जाते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि हम बेजार हो गए तो हमें ये ला कर दो, तो बेजारी शो कर देंगे, बेजारी शो कर देंगे, ठीक है। वो आपको आगे थोड़ी बताएंगे कि हमें ऐसा हीरो चाहिए या हमें ऐसा कमर्शियल देखना है या हमें ये ड्रामा देखना है। दिस इज़ योर जॉब। हमारे यहाँ जो लेज़ी जॉब होती है ना मार्केटियर्स की, वो ज़्यादातर ये होती है कि वो रिसर्च करते हैं, वो फोकस ग्रुप करते हैं, वो लोगों को स्टोरी बोर्ड बना के दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं देखें ये अच्छा लग रहा है ना। वो थोड़ी बताएंगे आपको अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि हमें सबको एक वैलिडेशन चाहिए। आप एक सेफ सिक्योर जॉब कर रहे हैं, या अगर आप फिल्म में या आप एक टीवी पे बैठे हुए हैं, तो आपको यह है कि यार आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं जो ज़्यादा रिस्की हो और आप उसको वैलिडेट करा लें। तो वी नीड दैट वैलिडेशन। ये जो फोकस ग्रुप और रिसर्च वाला प्रोसेस होता है ना, लोगों को दिखा के कि आपके पास एक सेफ्टी होती है कि देखें ये चला नहीं लेकिन लोगों ने कहा था सही है। तो बेसिकली दैट इज़ द फियर। अभी तक मैंने जितने अच्छे एड्स बनाए जो लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, एंड दैट इज़ लाइक एक और चीज़ के वो इस चीज़ को भी निगेट करता है कि हम कहते हैं यार लोग इंटेलिजेंट नहीं है। लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने उस सब चीज़ को अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसको मैंने कहीं जाके लोगों से फोकस ग्रुप नहीं किया उसके ऊपर। लोगों से ये नहीं पूछा कि यार आपको ये अच्छा लग रहा है। सो अब ये वाली जो बात है, इसको अगर हम देखेंगे, क्योंकि जब हम फियर की बात करते हैं तो अक्सर औकात प्रोड्यूसर होगा या क्लाइंट होगा या इन्वेस्टर होगा, उसको क्रिएटिव बंदे से ये मसला आ रहा होता है कि यार ये कहीं एम्बिशियस ना हो और एक थोड़ा सा मतलब ओवर प्रेडिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर उसमें करेज है तो उस करेज की बेस क्या है कि वो एक्चुअली में ग्राउंड और रूट से जुड़ा हुआ भी है, उसके पास एक्चुअली नॉलेज है। आप कह रहे हैं मैं फोकस ग्रुप नहीं करवाता, लेकिन आपकी चीज आती है वो क्लिक कर जाती है, तो इसका कहीं तो मतलब ये होगा ना कि सोसाइटी का नॉलेज है। बिल्कुल है। वो मैंने जो आपको पहली बात की है ना, बीइंग क्रिएटिव, आप अपने लोगों से कितना कनेक्टेड है। देखें, रिसर्च को मैं निगेट नहीं कर रहा, लेकिन रिसर्च का मतलब ये नहीं है रिसर्च आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं देगी। थ्रू रिसर्च यू कैन आइडेंटिफाई द नीड, ठीक है, या दिस इज द वैक्यूम, तो मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। हम लोग उस रिसर्च से, क्योंकि हम लेजी जॉब करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम फाइनल रिजल्ट ड्राइव करना है कि एग्जैक्टली ये चीज़ चाहिए लोगों को। लोग आपको ये नहीं बताएंगे कभी। आपको ये पता चल जाएगा हाँ मार्केट में तेज ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, ठीक है, या लोगों को ये प्रॉब्लम है,
तो मैं इसको इस तरीके से अप्रोच करता हूँ। हम लोग उससे जो है ना फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग वे। रिसर्च हमेशा आपको डेटा देती है, डेटा से आप एक वैक्यूम देखते हैं, एक नीड देखते हैं कि हाँ क्या चीज़ मिसिंग है और मैं कैसे इस चीज़ को प्लेस कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द जॉब। अगर आप ग्राउंडेड नहीं हैं, अगर आपको एक सोसाइटी का ही नहीं पता, तो आप उसकी कहानी कैसे सुनाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? तो दैट इज़ द फर्स्ट सोर्स। और वो चीज़ सेकंड वो है कि जो हमारे पास मिसिंग है, द आइडेंटिटी। जो एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम एक हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपको पता है, आपकी बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी है, हम अपनी आइडेंटिटी ओन ही नहीं करते। अभी हम बात कर रहे थे, आपने अभी तक सिंध को एक्सप्लोर नहीं किया है, आपने अभी तक पंजाब को एक्सप्लोर नहीं किया है, आपने अभी जाके केपी एक्सप्लोर नहीं किया है। अभी मैंने एक नॉवेल पढ़ रहा था, उसकी फर्स्ट लाइन थी कि वी आर डिफाइंड बाय द आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय द वॉर वी हैव सीन और एक्सपीरियंस। और उसमें उसने मेंशन किया कि दुनिया में इस सेंचुरी में 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी जिसने दुनिया चेंज की, सेकंड थी द राइज ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इन लेट 70s एंड यू वर द एपिक सेंटर ऑफ दैट। आपने कभी वो कहानियां सुनाई नहीं है, क्या पूरी दुनिया चेंज की है और वो आपकी पास हुआ है। दिस लैंड यू विटनेस्ड इट, वी आर द विक्टिम्स ऑफ कोल्ड वॉर, यू अंडरस्टैंड दैट। हमारी आज सोसाइटी ऐसी अगर है, सो दैट इज़ द रीज़न। आपने कभी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं किया, आपने वो वहाँ की कोई कहानी नहीं सुनाई है। तो बात सारी ये है कि अगर आप उस आइडेंटिटी को ओन नहीं करेंगे ना, मैंने अभी ये बात की थी वहाँ पे कि हम बॉलीवुड को बड़ा फॉलो करते हैं। बॉलीवुड इज़ अगेन अ वानाबी इंडस्ट्री, हमसे थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। आप नाम देख लो ना, बॉलीवुड है, हम लॉलीवुड है, तो आप कितने ओरिजिनल हो सकते हैं? मतलब अगर आप कभी रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल म्यूज़िक और ओरिजिनल स्टोरीज बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर एडेप्टेशन जी, फ्रॉम साउथ, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम दूसरे सिनेमा से, कोरियन से। पाकिस्तानी म्यूज़िक कितना छापा हुआ है, वो वहाँ पे ओरिजिनल इंडस्ट्री कौन सी है? साउथ है, बंगाल है, ठीक है। रीजन क्या है? आइडेंटिटी, ठीक है। उन लोगों को कोई शर्म नहीं है अपने आप को ओन करने में। उनको ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत आदमी रिप्रेजेंट करे, उनके जैसा एक आदमी हीरो हो सकता है उनका ना। बिल्कुल सही है। हीरोइन वैसे वो नहीं करते, हीरोइन में आके वो जो है वो कर जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ वो नॉर्थ से ले आते हैं, वो नॉर्थ से ले आते हैं। नहीं, उनकी बहुत हीरोइंस नॉर्थ गई है, मतलब श्रीदेवी वाज फ्रॉम साउथ। अभी बहुत सारी हीरोइंस हैं वो साउथ से हैं सारी, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि यार वहाँ पर आपके पास इंडिया में 4 बड़े अवार्ड्स आए, नोबेल प्राइज़ आए, 3 ऑस्कर्स आए। तो नोबेल प्राइज़ टैगोर को मिला है वहाँ पे बंगाल, तीनों ऑस्कर जो हैं वो सत्यजीत रे को बंगाल में मिला है, ठीक है, ऑस्कर। आपके पास 2 म्यूज़िक में मिले हैं साउथ में। रीज़न क्या है कि वो ओरिजिनल है, कोई एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते, कोई डिफरेंट स्टोरी टेलिंग करने से नहीं डरते। कमर्शियल है सिनेमा उनका, लेकिन उस कमर्शियल के अंदर उन्होंने एक बैलेंस रखा हुआ है। वो अडेप्ट भी करेंगे, वो अपनी कहानी भी सुनाएंगे, वो डिफरेंट तरीके से भी सुनाएंगे, वो अजीबो गरीब चीज़ें करेंगे, लेकिन वो डर आपको नज़र नहीं आएगा, ना वो आइडेंटिटी क्राइसिस नज़र आएगा। मतलब अपनी ज़बान में लिखेंगे, अपनी ज़बान में सोचेंगे, अपना खाना खा रहे होंगे, मतलब आप वहाँ जाएंगे, वो सारा क्रू अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा। अभी मैं एक इंडियन डायरेक्टर का देख रहा था, उनसे भी यही पूछा किसी ने, वो पुराने हैं, सीजन डायरेक्टर है, उन्होंने कहा वो मैं अपने सेट पे जाता हूँ, सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो लोग लिख रहे हैं, जो मासेस जिस ज़बान में बात कर रही है, वो उस ज़बान में सोच ही नहीं रहे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आप क्रिएट कैसे करेंगे? आपका ओरिजिनल थॉट आएगा कहाँ से? आपको अपनी ज़मीन से जुड़ी स्टोरीज़ नहीं पता, तो आप बनाएंगे कैसे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना पढ़ें ना, या ना देखें, या अंग्रेज़ी ना बोलें, लेकिन आप जिस ज़बान में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस ज़बान में आप लोगों से बात कर रहे हैं, जिस ज़बान में आप कहानी लिख रहे हैं, उस ज़बान का तो पता हो, अंडरस्टैंडिंग तो हो ना यार, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। मतलब आपको उन लोगों की कहानियाँ तो पता हो ना। तो वो हमने कहानी अभी तक कहीं सुनाई नहीं है। मतलब मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने पिछले साल एक
और हम लोग उसका इतने ज़्यादा कंडीशनड हो गए कि मतलब हम भी इसी हुलिये में बैठे हुए तो वो एक आपकी करंट लैंग्वेज जो है ना वो एक अलग बन चुकी है। बिल्कुल। लेकिन रीजनल उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैं पिछले साल मैंने एक मीज़ान का कमर्शियल बनाया। हाँ, मैं उस पर भी यस, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स जो हैं उन्होंने माल तो पंजाबी को, पठान को, सिंधी को, उर्दू बोलने वाले को बेचना है, लेकिन जो ब्रांड की लैंग्वेज होगी वो बड़ी डिफाइंड होगी। हाँ, वो न्यूट्रल हो जाती है। बट आपने उसको एबटाबाद लेके गए हाँ, थे। मानसेरा के पास शूट हुआ था वो। और उसमें हमने फॉर द फर्स्ट टाइम, अब मुझे लगता है कि हमने एड में लोकल लैंग्वेज और ओरिजिनल फेसेस देखे। बच्चे इस्लामाबाद से नहीं गए। नहीं, कोई एक्टर बच्चे नहीं थे। और अच्छी चीज़ ये थी कि क्लाइंट की एक ट्रस्ट भी था। मैंने उनको कहा कि यार ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसमें मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चे ओरिजिनल होंगे, इनको मैं वहाँ से कास्ट करूँगा, उनको ट्रेनिंग करना मेरा काम है, तो उनसे कैसे काम करना है वो मैं करा लूँगा। बस इफ़ यू वांट दैट ऑथेंटिक अप्रोच, तो वो जब ही आएगी जब ये बच्चे वैसे होंगे, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, वो पहाड़ों पे भागते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, वो वैसे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको रखेंगे भी हम उनकी लैंग्वेज में। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा उसके सबटाइटल दे देंगे। हाँ। तो वो सारी उसकी जो पावर थी, जो इम्पैक्ट था, जो उसका असर था, जो जितना ऑथेंटिक वो लग रहा था, उसका रीज़न यही था कि वो बच्चे ओरिजिनल थे। अभी भी हम दोबारा शूट करने गए थे, वो सारे बच्चे मिलने आए थे। मैं तो वहाँ स्टार मेकर, किंग मेकर बन चुका हूँ। ठीक है, तो अभी भी मैंने वहाँ पे जो शूट किया वहीं से लोग कास्ट किए, क्योंकि वो फील बड़ी ओरिजिनल आती है। और आपको अगर आप एक इतनी रियल स्टोरी सुना रहे हैं ना, तो वो उसमें हमेशा ये चीज़ वैल्यू ऐड करती है। हाँ, मतलब हम कहते हैं ना, जैसे बेसिकली तो स्टोरी टेलिंग में यही ना कि मेक पीपल बिलीव। हाँ, तो वो अगर मैंने एक पहाड़ी बंदा दिखाना है या मैंने एक मैदान का, रेगिस्तान का दिखाना है, तो वो अगर तो ऐसे एक्टर्स हैं जो जाके फुली अडेप्ट कर लें उस चीज को, फिर तो क्या ही बात है, होते हैं एक्टर्स, ठीक है। बट अगर नहीं है तो रियल को लिया जाए। अब वो रियल को लेना रिस्की भी है। रिस्की है, बिल्कुल है। दैट वाज द लाइक द वेरी रिस्की कॉल फ्रॉम माय एंड। मतलब इसमें आपको डर भी लगता है, लेकिन हाँ। बात सारी वही है ना कि वो कन्विक्शन और वो करेज होना चाहिए ना, इतने आपको हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ यार लेट्स ट्राई, कुछ करके देखते हैं। और उन बच्चों से एक्टिंग करवाना एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, एक तो आप एक बड़ी कंजर्वेटिव एरिया में जा रहे हैं, केपी में, और वो भी एक गांव है, और फिर आप सिर्फ वहाँ उनके लिए शहरी नहीं है, आप वो शहरी हैं जो कैमरे शैमरे लेके फिल्म शूट करते, तो शहरियों में भी आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। तो आप एक बहुत मॉडर्न शहरी हैं। हाँ। तो वो जब बच्चे आपको देखते हैं ना, तो वो देख के वैसे ही आप इतने एलियन होते हैं उनके लिए कि वो छुप जाते हैं, वो डरते हैं आपसे। आपको पहले उनको कंफर्टेबल करना होता है, उनको इजी करना होता है, उनके साथ बैठना होता है, थोड़ी देर आप उनसे गपशप करते हैं तो उनको ये होता है कि आप भी उन जैसे इंसान हैं, ठीक है, आप भी नॉर्मल लोग हैं, फिर वो आपके साथ इजी होना शुरू होते हैं, फिर वो बहुत फ्री हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। हाँ। तो जब मैंने एक दिन उनके साथ वर्कशॉप तरह का किया, मतलब वहीं पे नीचे बैठ के मैं उनसे ज़रा बातें शातें करता रहा, तो वो इजी हो गया। तो फर्स्ट डे शूट पे वो थोड़ा सा रिजर्व थे, तो सेकंड डे वो इजी हो गए थे, बताएं क्या करना है। तो वो टेक्निक होती है सबकी। मतलब वो उन बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ये था कि उनको लाइव मुझे इंस्ट्रक्शन दे के चलना पड़ रहा था, तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता था। तो जितनी जगह अगर बच्चे घर को देख रहे हैं तो वो घर मैं हूँ। ओके। अगर वो बच्चे किसी और चीज़ को देख के बातें कर रहे हैं तो वो चीज़ मैं हूँ, मैं उनके सामने बैठा हूँ, मैं उनसे लाइव कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि अच्छा अब तुम ये बोलो, उसने ये बोलना है। तो वो टेक्निक होती है, हर जगह आपके पास एक अलग चैलेंज होता है, उसका अलग सोल्यूशन होता है। एंड क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज। आपको क्या लगता है मैं स्टोरी टेलिंग अगर हम देखें तो नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में, उसके बाद ड्रामा में, एंड इवन हमारी फिल्म्स में भी अब टिल 80s तो आई थिंक हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। उसकी ग्रिप भी थी, उसमें एलिमेंट्स भी सारे थे। कहीं आके लूज हुई है, वो आपको पता नहीं कहाँ लूज हुई है। That is very obvious. हाँ, मैंने अभी आपको कहा था we are the victim of Cold War. देखें वही बात ना कि आपकी सारी लाइफ, सारी सोसाइटीज,
इंसान जितना हम लोग कर रहे हैं, these are all actions directed by someone. वो जो किसी ने कहा था ना कि इंसान फ्री नहीं है, वो बात यही है कि आप जो भी एक्ट कर रहे होते हैं उसका कहीं ना कोई सोर्स है, ठीक है। या तो आपकी वो सोशल कंडीशनिंग है, या वो आपकी मॉरल कंडीशनिंग है, या वो आपके फियर्स हैं, आपके ट्रॉमास हैं, जो भी चीज़ है, आपके रिएक्शंस जो है ना, वो दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज सोर्सेस। तो हमारी जो आज की लिखाई है उसका भी अगर आप उसको बैक ट्रैक करने जाएंगे, आपके ख्याल में अभी मुझे और अक्सर लोग इसकी एग्जांपल देते हैं, यार देखें 80s में कितनी लिमिटेशन थी और आपके पास कितने अच्छे राइटर्स थे, ज़िया साहब के ज़माने में लोग क्या ज़बरदस्त लिखते थे। हाँ। या आपने अक्सर आर्ग्यूमेंट सुना होगा। हाँ। और इससे मुझे कोई वो नहीं है, लिमिटेशंस आर ऑलवेज गुड। लेकिन थे तो पहले के ना। हाँ, लेकिन वो कौन लोग थे कि जो एक 50s और 60s में जो बड़े हुए थे, जिन्होंने एक बड़ा खुला माहौल देखा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना, अगर आप देखेंगे कि यूरोप ने अपनी सारी हेटरेट देखी थी, अपनी एक तबाही की तरफ आप चले गए, आप इतने बर्बाद हुए, तो लोगों ने रिएक्ट किया। आपके पास हिपीज़ मूवमेंट आई, आपके पास 50s 60s में आप सिनेमा देखेंगे, म्यूज़िक देखेंगे, एक बिल्कुल डिफरेंट था। फिर आपके पास हुआ ये कि कोल्ड वॉर एंड तक आना शुरू हुई, और जब वो एंड तक आई तो आपने एक नया एक्सपीरियंस किया सारा। तो आपके पास जो थी वो एक मिलिट्री रेजिम थी, आपके पास ये पूरा जिहाद और ये सारा ये सब बनना शुरू हुआ। तो वो अभी आप जो ड्रामा और जो फिल्म देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो 80s में रेज हुए हैं, जो एक डब्बे के अंदर हुए हैं। तो वी आर द विक्टिम ऑफ कोल्ड वॉर, वी आर अ वेरी ऑकवर्ड जनरेशन, ठीक है, कि हम एक डब्बे में बंद करके बड़े हुए हैं, और उसके बाद आपने डब्बे को ऐसे फ्लैट कर दिया। अब आप सब दुनिया के बीच में खड़े हुए हैं और आपको नहीं पता कि किस चीज़ को क्या रिएक्ट करना है। फिर टेक्नोलॉजी ने एक अलग हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमें टीवी वाले लोगों को टिंडर तक लेकर आ गए, ठीक है। तो आप सोचें ना कि रैपिड चेंजेस हैं। आपके पास एक रेजीम रही है जिसने आपको एक डॉगमेटिक साइड ऑफ रिलीजन, आपको एक तरह से एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ, या आपको एक कंजर्वेटिव उसकी तरफ लेके गए। दूसरी रेजीम आई है, उसने आपको लिबरल बनाया। तो हमें वो ठंडा गर्म होता है ना, ये वो वाला हुआ है। और दोनों ऑर्गेनिकली, दोनों ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो हो भी नहीं सकता ना, बिकॉज दैट इज लाइक हमने पूरा एक बाय डिजाइन चेंज किया है। आपको हर तरफ से आपका ड्रामा, आपकी फिल्म, आपका स्टेट का नैरेटिव थ्रू टीवी, आपका सोशल इम्पैक्ट उसका, तो आप अगर देखेंगे तो वो पूरी सोसाइटी को आपने एक इंस्टीट्यूशनलाइज हेट्रेड के अंदर बड़ा किया हुआ है। मतलब अभी उसी प्रोग्राम में बैठा था, मैंने कहा हम वो, अगर आप कराची में रेज हुए, हम वो जनरेशन है जिसने अपने कॉलेजेस में शूट आउट्स देखे। हर हफ्ते बाद कॉलेज में बाहर एक पोस्टर लगा होता था, ये भाई शहीद हो गए। मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो, उसके नाम पे फेडरल बी एरिया में एक पार्क है, शहीद पार्क उसके नाम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। पंजाब ने एक अलग किस्म का सेक्टेरियन वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। तो आपने दीवारों पे नारे लिखे हुए देखे, ठीक है, फला काफिर, ये काफिर, वो काफिर। आपने जाके बाकायदा खुतबे के अंदर नफरत आपके कानों में उंडेली गई है ना, ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ एक जनरेशन बड़ी हुई है, आप उससे नॉर्मल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते? मतलब एक ऐसी जनरेशन जिसने पूरी जिंदगी सवाल नहीं किया है, आपने उसको उस जनरेशन के सामने खड़ा कर दिया है जिसके पास चैट जीपीटी है, जो बात बात पे सवाल करता है, ठीक है। आपने क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं है एक जनरेशन को। उसको घर में शटअप कॉल मिली है, उसको स्कूल में शटअप कॉल मिली है, उसको मस्जिद में शटअप कॉल मिली है, ठीक है। उसको आपने सिखाया कि ये लाइन है, तुमने इस पे चलना है, ठीक है, और यही लाइफ है। अब आपके सामने जेन जी खड़ी हुई है, उसके सवाल खत्म नहीं हो रहे, आप कैसे जवाब देंगे? और आपको फिर उलझन होती है कि यार ये इतने सवाल क्यों कर रहे हैं, मैंने तो किया नहीं। तो आप एक सैंडविच जनरेशन है। आपने एक जो 60s की 50s की एक खुली जनरेशन थी जिसने खूबसूरत टाइम देखा था,
और अब वाली जनरेशन के बीच में आप उस बन का कबाब है। पीछे वाले भी ठीक रहे, आगे वाले भी ठीक है। पीछे वाले भी ठीक है, आगे वाले भी ठीक है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब चीज इम्पैक्ट करती है। देखें, एक चीज ये होती है, आपको अपने सब्जेक्ट का पता है कि यार क्या मेरा सब्जेक्ट है, ये है, मैंने जाके देखा यार ये परचून वाला है, फिल्म के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है डायरेक्शन में आपके पास कि यार ये सब्जेक्ट मेरा कैसे बिहेव करता है, तो मुझे जो आपका ग्राउंडेड नॉलेज होती है ना कि यार ये ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है, ये करता है। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि वो ऐसा क्यों करता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ राइटर एंड डायरेक्टर, बिकॉज व्हेन यू डिग डीप और आप उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो देन यू नीड दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट काइंड ऑफ सोशल नॉलेज, दैट काइंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल नॉलेज, जो आपके जियो पॉलिटिकल जितना कुछ हुआ है वो सब आपको मालूम करना है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आपकी राइटिंग चेंज हो जाती है। फिर आप सोसाइटी को एक बर्ड आई व्यू से देखने लगते हैं। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना एज राइटर, वो चेंज हो जाता है। आप लोगों को जज नहीं करते, फिर आप ऑब्जर्व करते हैं। आप एक गॉड मोड होता है ना गेमिंग में, कि आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपको अक्सर ऑपरेसर भी जो है ना वो विक्टिम लगेगा। So that is very that brings that kind of depth to the writing. हमारी राइटिंग में अभी वो चीज़ मिसिंग है, हमारी राइटिंग में वो डेप्थ मिसिंग है। अच्छा, मैं ज़ेर भी ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप बात भी कर रहे थे फियर की, करेज की, क्रिएटिव लोगों के लिए। तो जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं, आप इंडस्ट्री में मिलते भी रहते हैं, राइटर से, डायरेक्टर से, एक्टर से, ये जो पूरी लॉट है, ये वेल रेड है, बुक्स पढ़ते हैं, हालात हाजरा से बाखबर हैं? पहली तो ये चीज़ है। और दूसरा, जो ये रोल कर रहे होते हैं या जो ये कहानी कर रहे होते हैं, तो क्या इनको ग्राउंड रियलिटीज और जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है? यार ये एक्चुअली अगर वैसे देखो ना, तो दिस इज नॉट अ वेल रेड इंडस्ट्री। मतलब आपकी जो सारी है ना, बहुत कम लोग हैं मतलब कि जो इतना पढ़े हैं। और उसका ये नहीं है सिर्फ कि आप उर्दू में पढ़ा है, आपने इंग्लिश में पढ़ा है, किसी भी लैंग्वेज में। मुझे ये लगता है कि पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह करेज राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से दूसरी चीज़ आपकी होती है कि आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका इनपुट कितना है। दैट कैन बी थ्रू योर ऑब्जर्वेशन। आपकी रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब जो है वो विजुअल मीडियम हो गया, तो आप देख क्या रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ कंट्रीब्यूट करती है आपकी राइटिंग में। तो वैसे ओवरऑल कोई इतनी, हमारे यहाँ तो राइटर्स आजकल जो है वो नहीं पढ़ते तो आप एक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो पढ़ेगा? तो मसला सारा ये है कि वो बड़ा ज़रूरी है। आप बहुत कुछ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिख सकेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, दिस कैन बी माय ओपिनियन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना, आप एक दरिया पिएंगे तो कुछ कतरे जो है ना वो उगल सकेंगे। तो वो बात सारी ये है कि वो, क्योंकि देखें, दूसरी चीज़ ये है कि आपका मेयार क्या है लिखने का, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं यार जनरल किस्म की कोई बातें लिखनी है, वो तो आप वैसे ही आंखें बंद करके लोग लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसी चीज़ लिखनी है कि जो एक्चुअली कुछ जाके इम्पैक्ट क्रिएट करे, आप उसको फील कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है किसी भी क्रिएटिव पीस की, कि आप उसको फील कर सकें। आप जाएं तो वो आपके साथ रहे, ठीक है, या आप कोई चेंज उसके थ्रू लेकर आ जाएं, या आप कोई इंटरटेन कर दें, या आप कोई बड़ी गुत्थी को बड़ा सिंप्लीफाई करके बता दें। दैट विजडम, उसके लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप एक मिनट का ऐड भी लिख रहे हो ना, उसके अंदर भी वो बड़ी बात नज़र आनी चाहिए। एक्चुअली आप क्या करते हैं, लोगों को आप
इंगेज करते हैं, आप किस चीज़ से इंगेज करते हैं? आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से इंगेज करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से इंगेज करते हैं, आप अपनी विजडम से इंगेज करते हैं। दिस इज़ लाइक द सेम थिंग फॉर द ब्रांड। मतलब कोई ब्रांड आपको अच्छा लगेगा या कोई कम्युनिकेशन अच्छी लगेगी तो क्या चीज़ अच्छी लगेगी उसमें आपको? यही अच्छा लगेगा ना कि यार इसका सेंस ऑफ ह्यूमर इसका कितना ज़बरदस्त है, या इसकी एस्थेटिक्स कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है, या इसने कितनी वाइज बात की है, या ये कितना रिलेटेबल है, या इससे मैं कितना कनेक्ट कर रहा हूँ, या इसने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। एंड दैट इम्पैक्ट इज़ लाइक सपोर्टेड बाय दैट विजडम और बाय दैट सेंस ऑफ ह्यूमर। और वो पाने के लिए वही जो मैंने आपको बात की ना कि बड़ी बेसिक बातों को देखने के लिए आपको नज़र को अपनी ट्यून करना पड़ता है, ठीक है। और ये सबसे मुश्किल काम है। देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्राफ्ट, बट राइटिंग इज़ अ क्राफ्ट, ठीक है। जिस तरह चारपाई बुनना भी एक क्राफ्ट है, क्रिकेट खेलना भी एक क्राफ्ट है, ठीक है। तो एक होता है राइटर, और जो बहुत हैवी आएगा ना, एक होता है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। दोनों में हमेशा फ़र्क होता है। एक बहुत अच्छा राइटर ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो राइटर इंटेलेक्चुअल होगा वो राइटर भी अच्छा होगा। क्राफ्ट यही है, आप देखेंगे लोग लिखते हैं, आप 10 चीज़ें उनकी देखेंगे तो यू कैन लाइक डाइसेक्ट दैट फार्मूला। कॉलमिस्ट हैं आपके बहुत सारे, आप तो खैर आपकी पॉलिटिकल नॉलेज भी अच्छी है, आपको एक फॉर्मेट नज़र आ जाएगा। एक पॉइंट से शुरू होंगे, दूसरे पॉइंट उसी पॉइंट पे ख़त्म होंगे, बीच में बहुत सारी चीज़ें घुमा दी, आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस आ गए, चीज़ें आ गई। तो लोग समझते हैं कि यार बहुत विजनरी आदमी है, बट देयर इज़ अ फार्मूला बिहाइंड इट, ठीक है। या आपके पास पीछे बहुत सारे रिसर्चर बैठे होंगे, आपने ऑडियंस को डाटा से इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल होना इज़ अ डिफरेंट टास्क। तो आपके बहुत सारे राइटर्स ज़रूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल हो। तो अभी वालों को तो छोड़ दें आप, अभी वाले तो किसी खाते में ही नहीं आते, ठीक है। देखिए, अभी वाला जो आपके पास लॉट है ना, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है, कि आपने बगैर पढ़े एक जनरेशन बनाई है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत पढ़े लिखे आए। आपके पास एक्टर्स में बहुत कुछ लोग हैं, दे आर वेल रेड। आपके पास इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, दे आर लाइक वेल रेड, लेकिन हर कोई नहीं है, ठीक है। दे आर हंग्री, क्योंकि देखें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्टर और क्रिएटिव और डायरेक्टर, दिस इज अ इकोसिस्टम, ठीक है। एंड दैट सिस्टम इज ड्रिवन बाय मोस्टली बिजनेस पीपल, ठीक है। आपका ड्रामा उठा लें, फिल्म उठा लें, चीज़ें उठा लें, मतलब मैं आपको पीटीवी की एग्जांपल दूँ। पीटीवी पे अच्छा कंटेंट कैसे बनता था? पीटीवी पे अच्छा कंटेंट ऐसे बनता था कि प्रोड्यूसर राइटर पिच करते थे एक आइडिया, मार्केटियर पिच नहीं करता था, ठीक है। वो अप्रूव होता था, वो बनाते थे, उसके बाद आपके पास स्पॉन्सर्स आते थे, क्योंकि वो चीज़ बहुत आला होती थी, ठीक है। अब आपके पास द मोस्टली द कंटेंट वी सी इज लाइक अप्रूव्ड एंड हेडेड बाय द मार्केटियर्स। तो ऑटोमेटिक आपके पास, अब जब पूरी इंडस्ट्री का आप फॉर्मूला उलट देंगे, तो वो एक्टर्स भी, मेरे पास बहुत एक्टर्स आते हैं, दे आर हंग्री, वो तंग आ गए कि हम यार रो रो के थक गए, हम एक तरह का काम कर करके थक गए। एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव्स आते हैं कि यार हमने एक ही स्टोरी बनानी है, आप जितना भी क्रिएटिव ऐड बना लें, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, उसके अंदर वो स्टोरी टेलिंग ही मिसिंग है। और वो स्टोरी टेलिंग सिर्फ क्रिएटिव का मसला नहीं है, आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया है और एक साइकिल ऐसा चल रहा है कि उसने एक पॉइंट आता है कि आप वो एक्सपेरिमेंट करना ही भूल जाते हैं। मतलब आपके पास अच्छा क्रिएटिव भी होगा ना, एक पॉइंट आएगा कि वो गिव अप कर देगा। मतलब वो होता है ना, आप किसी को पिंजरे में इतना अरसा रखें, उसके बाद पिंजरा खोल दें, वो बाहर नहीं आएगा, वो उड़ना भूल चुका है, वो तो घर मान चुका तो जब वो सिस्टम इस तरह काम करेगा ना, तो आप हार मान लेते हैं। तो अक्सर लोग अपना जो है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट पे जल्दी आ जाते हैं, बर्न आउट ख़त्म हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग में से इसीलिए लोग भाग जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको बहुत पुराने क्रिएटिव्स नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे वो अलग चले गए होंगे, कहीं कोई फ्रीलांस कर रहा होगा, क्योंकि आप एक फार्मूले पे नहीं चल सकते, ठीक है।
इसी तरह राइटिंग में भी, ड्रामा में भी, मतलब लोग काम कर रहे हैं लेकिन आपने उसको भी एक इंडस्ट्री बना दिया। और वो इंडस्ट्री जैसे जूतों की फैक्ट्री होती है ना, कि आपने ये ड्रामा शूट करना है, आपने 4 महीने में शूट करना है, इतने सीन्स हैं, आप तो इस इंडस्ट्री से है, एक दिन में इतने सीन शूट होने हैं, ठीक है। अब क्या एक्टर उस पर तैयारी करेगा, क्या रेफरेंस, आप जाएं कभी स्क्रिप्ट उठाएं, मतलब मैं कभी कभी लगा लेता हूँ, नो ऑफेंस, कुछ अच्छे भी आ जाते हैं ड्रामे में, ये नहीं कह रहा कि यार मैं बहुत आला हूँ और सब लोग बकवास काम कर रहे हैं, कुछ ड्रामाज आपके पास अच्छे बन जाते हैं, कुछ बीच में चीज़, लेकिन वो इंडिविजुअल की अपनी एफर्ट्स है। एक इंडस्ट्री का मॉडल वैसे सेट नहीं हुआ है आपका, ठीक है। आपने दिन में इतने सीन्स शूट करने हैं, आप उसमें क्या क्रिएटिव करेंगे? आपका एक्टर आता है, आप वहाँ उसको एक थद्दा पकड़ा देते हैं, ये आपका स्क्रिप्ट है, आपने बोलना नहीं है ना, तो ना वो डेप्थ आपकी स्क्रिप्ट पे होती है, ना वो आगे ट्रांसलेट होती है, ना वो जो है वो एक्टर उस पर क्या मेहनत करेगा। तो वो वाली प्रैक्टिस और वो वाली डेप्थ ख़त्म होती जा रही है। मतलब इसीलिए आप पिछले 10 साल में आपने बहुत ड्रामाज देखे होंगे, मैं आपसे पूछूं कि यार 4 कैरेक्टर्स मुझे बता दें सिर्फ जो आपको याद हो, ठीक है, कि आपको क्यों याद है? क्योंकि वो मोनोटनी इतनी है कि आप अभी चैनल चेंज करेंगे, एड्स में भी, ड्रामाज में भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अलग पीसेस देख रहे हैं, आपको लगेगा वो उस चैनल पे जो चल रहा था ये उसी का दूसरा सीन है, उसी तरह का घर है, उसी तरह के लोग हैं, वैसी बातें कर रहे हैं। तो सीन क्राफ्टिंग ही नहीं है आपके पास कि आप लोगों को इंगेज करें कि यार आपने कोई सीन लिखा है, मैंने देखा, मुझे दिस इज़ नॉट वेल शॉट इवन, मतलब आपको लगता है ना किसी ने लाइट से उसको सपोर्ट किया है, ना फ्रेमवर्क इतना अच्छा है, ना वो जो बोल रहे हैं वो अच्छा है, ना आपको कैरेक्टर में डिफ्रेंसिएशन लग रही है, देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन। और उसका सबसे मेजर रीज़न आपकी जो ये इकोसिस्टम बना हुआ है, आपकी राइटिंग बुरी है। मतलब आपके ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो हैं, जो अभी ड्रामा शूट कर रहे हैं, वो चैनल्स के एम्प्लॉयज़ हैं। दिस इज़ द रियलिटी। कितनी वॉइस रेज करेंगे आप, या कितना आप जो है वो जाके आर्ग्यू करेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। इसी तरह जो एडवर्टाइजिंग है, दैट इज़ अगेन बिजनेस ड्रिवन, तो वहाँ पे भी डायरेक्टर सरेंडर करता है कि यार पैसे बहुत मिल रहे हैं, तो अगर मैं जाके आर्ग्यू करूँगा या मैं जाके कहूँगा ये ऐसे नहीं ऐसे करें, तो हो सकता है कि मैं बिजनेस लूज कर जाऊँ, तो बॉस शूट करते हैं, ठीक है, पैसे तो अच्छे आ रहे हैं ना। तो बात सारी ये है कि उस सारे सिस्टम में जो चीज़ सफ़र करती है वो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि अब वो लोग नहीं है जो आके खड़े हों और कहें कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। मैं जो शुरू में बात कर रहा था ना, मैंने जो सेक्रीफाइस कर करके और चालाकी के साथ एक चीज़ बनाई है, दैट इज़ दिस सेपरेट मॉडल, एक अलग इकोसिस्टम है कि जहाँ आप एक अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दैट इज़ मोस्टली क्रिएटिव ड्रिवन, जिसमें क्लाइंट्स हैं, आप ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा, बट इट हैज़ टू बी ऑन इक्वल ग्राउंड्स। मैं उनको भी कहता हूँ कि यार आई कैन बी रॉन्ग, मतलब आपका एक असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर भी बात कर रहा होगा, मैं सुनूंगा, हो सकता है कि वो कोई सेंस बना रही हो, लेकिन मैं आपकी बात इसलिए नहीं मान सकता कि आप क्लाइंट हैं, और आप मेरी बात इसलिए नहीं मान सकते कि मैं क्रिएटिव हूँ। देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। एक स्टैंडर्ड स्केल तो होना चाहिए ना कि किस पे बात, मतलब मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई थॉट होगी, तो मैं उस पर बात करूँ। तो बात सारी ये है कि ये मल्टीपल रीजन है। तो वो जो आपकी वेल रेड वाली थी वो तो बड़ी ऑब्वियस है, मतलब वही डिफरेंशिएशन है जो एक क्राफ्टमैन में, एक राइटर में और एक इंटेलेक्चुअल में होता है। वहाँ पर राइटर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स कम मिलेंगे। राइटर वो है जो वो लिख रहा है जो लोगों को चाहिए, पॉपुलर। इंटेलेक्चुअल वो लिखता है जो लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, जो वो जो देखना चाहते हैं वो नहीं लिखता। मतलब मंटो में और शायद इवन मुमताज़ मुफ्ती साहब में, अशफाक साहब में, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है। आप अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, चाहे उसको गालियां पड़ रही हो। वेरी ट्रू। ठीक है, लेकिन वो बात वो करेगा
कि जो लोगों के फेवर में होगी, चाहे वो लोगों को समझ भी नहीं आ रही हो। अक्सर अवाम को नहीं समझ में आती कि ये बंदा हमारी बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो दूसरी फोर्स है उन्होंने लोगों को बताया हुआ होता है कि यार ये तो फारिग आदमी है, ये तो या तो काफिर है या गद्दार है या यूं है या यूं है। वो बेचारा उनकी फेवर में बात कर रहा होता है, गालियां भी खा रहा होता है। ठीक, मतलब आप अगर अपनी हिस्ट्री देखेंगे, आपके सारे इंटेलेक्चुअल्स अयूब खान की राइटर्स गिल्ड में थे। हाँ, ठीक है, तो जहां उस वक्त आपका इंटेलेक्चुअल आवाम के साथ नहीं खड़ा था, तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन राइटर आके खड़ा होगा, या डेप्थ आएगी आपके पास? डेप्थ इज लाइक दैट ऑनेस्ट प्रोसेस, दैट ऑनेस्ट कनेक्शन, दैट ऑनेस्ट विजडम, दैट इज टोटली मिसिंग। अभी का जो हमारा क्रिएटिव है, या वही अगेन राइटर एंड डायरेक्टर, ये प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, करना चाहते भी हैं, या बस डिलीवरी? यार एंजॉय करना सब चाहते हैं, मतलब जो भी जेन्युइन बंदा होगा ना, लेकिन बात वही है कि उस सिस्टम में जब आप आ जाते हैं ना, एक टाइम तक आप कोशिश करते हैं, आप हाथ पांव मारते हैं, आप कहते हैं कि यार शायद कुछ हो जाए, उसके बाद आप अपनी ज़रूरतों के आगे गिव अप कर देते हैं। एंड दिस ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये दुनिया भर में है। वही मैंने बात की है ना, दुनिया भर में दिस इज लाइक, फिल्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर्सेस कॉरपोरेशंस है, ठीक है, मतलब यूरोप का सिनेमा, ईरान का सिनेमा आपको इसलिए अलग नजर आता है कि दैट इज लाइक मोस्टली क्रिएटिव ड्रिवन, उन्होंने इंडस्ट्री नहीं बनाया हॉलीवुड की तरह, ठीक है। तो वो वाली जो आपको चीज नजर आती है ना, वो वहाँ मतलब इंडिया में अभी कॉरपोरेशंस ने टेक ओवर कर लिया था, ये बड़े बड़े जो बैनर्स बन गए, और इन बैनर्स की वजह से अभी जो आपका बॉलीवुड इस जगह पर है वहाँ इसलिए पहुंचा हुआ है क्योंकि इन्होंने वो एक्सपेरिमेंटल रिस्क टेकिंग काम बंद कर दिया था। तो अब आपके पास कोई जगह नहीं है, अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा लोगों को आप दिखाएं क्या, तो आपने साउथ का स्टाइल उधार मांग के लेकर आ गए कि यार इस तरह की चीज़ करके देख लेते हैं, शायद ये चल जाए। और ये फोर्स ही किया था जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत पहले, ये कॉरपोरेशंस टेक ओवर कर लेंगी एक टाइम पे। मतलब आपने एक दिल से मूवी देखी होगी, एक बड़ी खूबसूरत मूवी है, वो इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जॉइंट वेंचर था। शेखर कपूर, मणि रत्नम, राम गोपाल वर्मा, ये तीनों इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और इन्होंने इसलिए बनाया था कि गुलजार साहब भी हैं, गुलजार साहब भी हैं, रहमान, इन्होंने इसलिए बनाया कि यार हम ये सिनेमा को सस्टेन करते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन हुआ ये कि स्लोली ये सारे बड़े बैनर्स जो हैं, बिकॉज दे आर हैवी, मतलब इनकी फिल्म रिलीज होती है तो किसी और को जगह नहीं लेने देते, तो आपके पास वो जो सिनेमा था वो सरवाइव नहीं कर सका। अब ये जो एक है कि जी 3 से 4 लोग इकट्ठे हो गए, मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में एक इशू ये भी है कि 2 क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। दैट डिपेंड्स, मतलब वो बात सारी ये है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने साथ। मतलब अगर जो जेन्युइन क्रिएटिव होता है ना, क्रिएटिविटी इज लाइक नेगेटिंग दोज इनसिक्योरिटीज। अगर आप जेन्युइनली हैं तो आपको किसी चीज़ से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप इनसिक्योर हैं। अगर आप इनसिक्योर हैं तो आप, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, आप जेन्युइनली नहीं है उस तरफ, तो पहले तो जाके आपको अपने ऊपर काम करना है। फिर आके आप, मतलब मैं काम कर रहा हूँ 10 साल से, मेरे साथ हारिस रशीद यूज्ड टू वर्क विद मी, वो आप आजकल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा है, ठीक है। अनीक अर्नेस्ट, वो आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा है। मेरे साथ 10 साल से अरमुगान हसन, वी आर वर्किंग टुगेदर, ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मतलब आप क्या चुरा के लेके जाएंगे मेरे पास, आप सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई आपके साथ काम कर रहा है तो वो ऊंचा होगा तो आप भी तो ऊंचे होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि वो बड़ा होगा तो आप छोटे हो जाएंगे। दिस इज द वे यू सी थिंग, तो दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। हम लोग बैठ के जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, इट टेक्स अस हार्डली कभी कभी 10 मिनट, हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज बना लेते हैं और एवरीवन इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो आपने वो एक जोन क्रिएट करना होता है,
मतलब अगर आपने वो क्रिएटिव हैप्पी जोन जिसमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, जिसमें एक 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 वो है, शौक है कुछ क्रिएट करने का, जिनके पास फियर्स नहीं है, ठीक है, और वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि किसी को ये लगे कि यार उसके साथ कुछ इनजस्टिस होगा, अगर आपने वो जगह क्रिएट कर दी ना, तो क्रिएटिविटी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। समझ रहे? अगर आपने एक सोसाइटी को कमाल बना दिया ना, तो उस सोसाइटी से ऑटोमेटिक चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो द एक्चुअल एफर्ट इज टू क्रिएट दैट जोन। इफ यू हैव दैट जोन, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, तो अभी हम शूट कर रहे थे ये एक सॉन्ग मीज़ान का, और इसमें 30% 35% जो चीज़ें थी वो हमने वहीं जाके इम्प्रोवाइज की कि यार ये भी अच्छा लग रहा है तो ये भी बना लेते हैं। अब हमें पता है कि ये फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रहना है, एडिशनल टाइम है तो आप ये भी कर लेंगे। अब हमारा डीपी था, उसने कहा कि यार नीचे पानी बह रहा है, ये ब्लू लाइट बहुत अच्छी आ रही है इधर, मैं सुबह शूट या तो शाम में या सुबह करूँगा। शाम में वो लेट हो गया, हमने कहा ये एडिशनल सीक्वेंस है, ये स्टोरी बोर्ड में भी नहीं है ना, हमें ये दिखाने अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बहुत खूबसूरत लगेगा, कर लो। वो आदमी सुबह 4 बजे सबको उठा के सारा सामान लेके नीचे पहुंचा, उसने वो सब शूट किया। अब दिस इज दी काइंड ऑफ आउटपुट दैट जो आपको सिस्टम से थ्रू नहीं मिल सकती। हाँ, अगर आपने एक जोन क्रिएट कर लिया है और आप उस तरह लोगों के साथ हैं और आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं है, तो दैट स्ट्रेस फ्री जोन इज द मेजर सोर्स। अब हम वहाँ गए, हमें एक बड़ा सारा कैरम नजर आया, यार दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर स्ट्राइकर के ऊपर गोप्रो माउंट कर देते हैं। ये हम बाउंड नहीं है ये करने के, ये हमारा शौक है। तो दिस इज दी पैशन जॉब, और वो पैशन उसी वक्त फ्लरिश कर सकता है जब आपने वो एक दुनिया बना लिया। अब आपको पता है कि यार कोई आके आपको बाउंड नहीं कर रहा, और जितना साथ में लोग घूम रहे हैं, क्लाइंट एजेंसी, वो सब खुश हो रहे हैं सिर्फ ना, वो कह रहे हैं वाह क्या ज़बरदस्त काम किया, अगर वाह क्या। अब वो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं आपने यहाँ ये डब्बा रखना है। अब वो सारी फौज घूम रही है, 2 लोग हैं जो सारा दिन एक शॉट बना रहे हैं कि हम कैमरा ऐसे घुमाएंगे, ये बॉटल ऐसे फ्लिप करेगी, इसके साथ कैमरा घूमेगा। दिन में एक शॉट बनाया उन्होंने, अब वो शौक में लगे हुए। आपने उनको कहा ठीक है बनाते रहो, तुम जाके कहीं और कैमरा माउंट कर लो, तो आपने किसी के साथ गोप्रो लगा दिया, कहीं हाथों पे लगा दिया, कहीं चम्मच पे लगा दिया। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग इज दिस ऑल creativity and the experiments and all this stuff is the byproduct of that environment. हम लोगों ने environment ही toxic बना दिया because there is a stress. हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी को ये मैं गलत करूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ जवाब देना है। ऊपर उसके एक और आदमी बैठा हुआ है जो इस इंतज़ार में है कि कोई गलत करे तो मैं अपनी अथॉरिटी दिखाऊँ आके। ज़्यादातर कोई डरे, कोई नया काम करेंगे तो फेल हो जाएगा तो सेफ जोन में रहे। तो दीज आर ऑल द रीजंस बिहाइंड दिस काइंड ऑफ सोललेस वर्क। हम जो देखते हैं ये सारा काम खूबसूरत है, सिर्फ आपको कुछ सोल नहीं है। सोल नहीं है। सोल नहीं है। सोल कहाँ से आती है? सोल वहाँ आती है जहाँ आप निडर होके काम करेंगे, जहाँ आप एंजॉय करेंगे काम को। मेरे पास तो लोग जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत डरे होते हैं। मैं कहता हूँ ईजी होके करते हैं काम, शुगल करते हैं, हम कोई डैम नहीं बना रहे जो तरह सीरियस होने की जरूरत है। अच्छा, आप वैसे कराची से? हाँ। लाहौर कब आए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। फिर वापस? नहीं, वापस जाता रहता हूँ, हर महीने जाता हूँ, 1-2 चक्कर लगते हैं। लाहौर में काम आप सही हो जाता है आपसे? यार लाहौर में शुरू में मसला था एक्चुअली। मैं पहले कराची में रहा, फिर लाहौर आया, फिर इस्लामाबाद चला गया। मतलब जैसे जैसे अगर पाकिस्तान में आप काम के लिए ट्रैवल करें ना, तो आपको पता चलता है कि हर जगह काम का क्या मसला है। कराची इज़ लाइक अ मेट्रो सिटी, वहाँ पे जो एक रूथलेस एटीट्यूड होता है काम का वो है। लाहौर इज़ लाइक थोड़ा बेफिक्रा। इस्लामाबाद तो सुपर स्लो। मतलब आप आज काम करें कल हो जाएगा शायद।
तो फिर उस वक्त कराची में हालात कुछ अच्छे नहीं थे और मुझे लाहौर थोड़ा रहने के लिए बेहतर लगा, इट्स काइंड ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो फिर मैं इधर आ गया। तो यहाँ पे आपके पास अपना एक क्रिएटिव टीम और लोग शोक बन गए, तो आपने यहाँ अपना एक सिस्टम बना लिया। तो वो जो लाहौरी एटीट्यूड है ना काम का, वो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ मेरे पास अपना लोग हैं काम करने के ना, आपके पास आर्ट में, चीज़ों में, टेक्निकल में, सेट मेकिंग में, तो ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। 2 बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने मुझसे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उस पर भी अगर आप कुछ बताएं। एक तो बुक्स से रिलेटेड था और एक जो हमारी ट्रेडिशनल बच्चों की कहानियों से रिलेटेड। हाँ, वो दोनों को सोचता हूँ तो थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा होता है मुझे, क्योंकि जो बच्चों का प्लेटफॉर्म था दैट वाज लाइक कंसीव्ड 2014-15 और उस वक्त मैंने ऑडियो स्टोरीज डेवलप की थी कुछ, और काजी वाजिद साहब हयात थे और मैंने कैसेट कहानियाँ सुनी हुई थी। तो मुझे एक था कि यार बच्चों के लिए, क्योंकि विजुअल मीडियम बहुत ज़्यादा हो गया है तो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते, तो इनको कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और इनकी इमेजिनेशन बढ़े। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा लोकल कंटेंट नहीं है कोई उर्दू में, तो हमें उर्दू में बहुत अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए ताकि वो सुनेंगे तो उनको कुछ क्यूरियस होंगे ना कि यार ये क्या है, ये क्या वर्ड है। तो उस वक्त मैंने 4 स्टोरीज़ बनाई थी और कंप्लीट गुड साउंड डिज़ाइन के साथ, और उसमें काजी वाजिद साहब हैं, काजिम पाशा हैं, सीमी राहील, बहुत सारे लोगों ने वॉइस एक्टिंग की हुई है। और अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार जब भी स्टोरी शुरू करें हमें बता दें, क्योंकि हमें इसमें करने में मज़ा आता है। मतलब मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, तो बहुत एंजॉय करते हैं। मेरी भी आवाज़ ठीक है? अगर आप नहीं, आपकी आवाज़ बहुत आला है। आपको हम जिन का कैरेक्टर देंगे। नहीं, तो वो आनी कब है? अब मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ। अब हुआ यह है कि हमने उसको एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका नाम है किस्सा नगरी, और उसमें हर महीने हमारा प्लान है, अब हम ब्रांड्स को एंगेज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, जो उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे होंगे। हर महीने हम 4 स्टोरीज जो हैं वो निकालेंगे, उनके अलग अलग जॉनरा है, ठीक है। एक जो है वो बड़ी, चाहे आप लोगों को, बच्चों को सोचना भी सिखाएं ना, तो वो एक बहुत मज़े की स्टोरी है, तो वो हमारी मास्टर स्टोरी होगी जो फिक्शन है, लेकिन ज़रा सा बड़ा मॉडर्न फिक्शन है, जिस तरह आपने माया जकी और ये वाली स्टोरी। नहीं, तो नई कहानियाँ हैं या नहीं? ये वाली जो मास्टर स्टोरी वो बिल्कुल नहीं होगी, ओरिजिनल होगी। एक स्टोरी जो है वो हमारी है किसी एडेप्टेशन, किसी और लैंग्वेज से उसको आप बनाएंगे। एक अभी करंट टाइम की स्टोरी होगी, और एक स्टोरी है जो पुरानी वो नानी दादी सुनाया करती थी ना, कौवे चिड़िया इस तरह की, तो उसके, तो वो हमारे पास चारों रेडी हैं। अब उसमें फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि हम इनको शेडो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो भी उसका यूट्यूब, इंस्टा सारा होगा। शेडो परफॉर्मेंस में अच्छा ये होता है कि आपको फाइनल कैरेक्टर भी नहीं मिलता, लेकिन आपको विजुअल एंगेजमेंट के लिए कुछ मिल जाता है, तो वो एक बड़ा, और उसको हम सब बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब उसमें वॉइस एक्टिंग भी, चीज़ों में भी, लिखने में भी, बिकॉज दैट मीडियम इज़ टोटली डिफरेंट, दैट इज़ वेरी थिएट्रिकल, तो आपको वो लिखने के लिए उसका एक अलग स्टाइल चाहिए। तो वो वाली चीज़ जो है वो लिख रहे हैं, तो उस पर अच्छा है, मज़ा आ रहा है, तो उसको अब लॉन्च करने का जो है वो हमारा प्लान है। और वो मुझे लगता है कि बड़ा थोड़ा सा जिससे होता है ना कि चेंज आप कुछ लेकर आ सकते हैं, आपको मटेरियल, आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो एक, और बच्चों के लिए कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, तो अभी वो बिलाल ने शुरू किया है, दैट इज़ वेरी गुड, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बार बार और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और बुक्स का एक्चुअली वो एक फैमिली प्रोजेक्ट है बेसिकली, उसमें वो मेरे भाई ने स्टार्ट किया था, और एक और हमारे टेक्निकल पार्टनर है शकील, और मैं हूँ उसमें, तो हम 3 लोग हैं, और वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो हमारी एक ऐप है अदीब ऑनलाइन के नाम से, तो वो बेसिकली समझ लें कि फर्स्ट डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी है, तो आप उस पर कोई भी किताब जाके पढ़ सकते हैं, आप बुक मार्क लगा सकते हैं। अब हम उसका जो है वेब प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर लिया है, तो वो भी आने वाला है, ऐप की वो अवेलेबल है। इब्न सफ़ी साहब की जैसे सारी किताबें हैं, उन सब के राइट्स हमारे पास, इमरान सीरीज़ और ये सारे, तो अब ये जाके आप वहाँ पढ़ सकते हैं, तो ये सारी बुक्स आ जाएंगी। तो इसमें ये भी एक बहुत अलग है, क्योंकि ऐसे भी चीज़ें कि आपके पास जो मासेस है उसको सारे लोग, आपके पास जो करंट लिटरेचर है ना, मुझे लगता है वो भी
आप किसी भी बाहर जाए ना, आपको हर किताब का ट्रांसलेशन मिल जाता है, हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो अभी ऐसा टाइम है कि आपके पास जो वर्ल्ड लिटरेचर है, जो भी पब्लिशिंग हो रही है, आप उसको ट्रांसलेट करें, उर्दू में लेकर आएँ आप ज़्यादा से। लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी ना, लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, तो वो चेंज जो है वो आ नहीं सकता। अभी इस पे कोई 700-800 किताबें हैं। अभी हमारा टारगेट है कि 700-800 किताबें कर ली हैं डिजिटाइज। अभी टारगेट ये है, क्योंकि अब वो अपग्रेड किया है उसको हमने, मेरे ख्याल में 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा। फिर हमारा है कि विद इन अ ईयर हमारे पास कोई 3000 तक हम उसको टच करें। तो ये वाली चीज़ बेसिकली, तो इससे भी देख, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपका लैंग्वेज के साथ। तो वो बात वही है कि वो उर्दू को आप कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे सक्सेसफुल टीवी कमर्शियल्स बनाए और उसके बाद आके फिल्म बनाई। मैं से 10-15 साल काम किया, फिर फिल्म बनाई। और फिल्म मैंने तो खैर देखी थी, सिनेमा में भी जाके देखी, आपसे वैसे भी बैठ के देखी थी। आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे यहाँ जो फिल्म आती है तो उसका शोर तो बहुत होता है, फिल्म में अक्सर औकात कुछ नहीं निकलता। आपकी फिल्म में तो था लेकिन शोर नहीं था। हाँ, दैट वाज अ मिस्टेक। बेसिकली देखे ना, कितना बड़ा ब्लंडर है कि आप एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट है, आपने अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज सही नहीं किया हुआ। तो वो दैट आई रियलाइज्ड आफ्टर द लॉन्च। और वो मैंने रियलाइज ये किया कि यार फिल्म जो है ना, जब मुझे लॉन्च के बाद ना 2 चीजें थी, वो होता है ना, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। अच्छी ये थी कि फिल्म अच्छी है, क्योंकि मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जो फिल्म देख के निकला और उसने कहा कि क्या बकवास काम किया है। या अभी भी जब मैंने उसको रिवाइज किया खुद ही से, और वो मैंने अभी तक रिलीज नहीं किया, मैं जब भी उसको करता हूँ और मैं जाके ना एज अननोन कैरेक्टर लोगों को देख रहा होता हूँ और उनसे बातें कर रहा होता हूँ, मतलब कोई 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म दिखा रहे हैं आप लोगों को, और कोई अपनी जगह से हिले नहीं, और आपके पास जनरल फीडबैक ये है कि यार आप जो है एंगेजमेंट इतनी है कि एंड तक आप हिलते नहीं है बिल्कुल भी। दैट इज द सक्सेस। बुरी खबर ये थी कि इट वाज नॉट डूइंग गुड इन सिनेमा, और उसके मल्टीपल रीजन थे। उस वक्त सिनेमा में फुटफॉल बहुत कम था, ठीक है, 1.5 साल पहले की बात है, और लोग ज़्यादा जा नहीं रहे थे। फिर वेदर का एक इशू था, मतलब एक्वामैन लगी थी, वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं थे। ओवरऑल इट वाज अ डाउन टाइम। सेकंड, माय मिस्टेक वाज के मैंने राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं किया। ओके, राइट ऑडियंस क्या थी उस फिल्म की, क्योंकि फिल्म वाज वेरी लाइक जो मॉडर्न टोन है ना फिल्म की, वो उस तरह की है कि जो आप देखते हैं अभी आजकल OTT पे देखते हैं। अब जैसे मेरी फिल्म जब सिंध सेंसर बोर्ड में गई तो वहाँ से कमेंट ये आया कि तो नेटफ्लिक्स की फिल्म है, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नेटफ्लिक्स तो लेगा नहीं, ठीक है, तो आप चला रहे हैं। पंजाब सेंसर बोर्ड में उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई। मतलब ये वाहिद फिल्म है जिसको तीनों सेंसर बोर्ड से सेंसर नहीं हुआ कुछ, एक वर्ड भी। उन्होंने कहा अनम्यूटेड अनकट आप इस फिल्म को चलाएंगे। हालांकि आपने फिल्म देखी है। मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि ये कोई रोमांटिक, हाँ, ये कोई रोमांटिक या ड्रामा नहीं है। हाँ, मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग पे एक फिल्म बनी है, मॉब लिंचिंग पे, और एक इन्वेस्टिगेटिव फिल्म है। उसमें 3600 प्रॉब्लम्स, उसमें अल्फाज भी हैं बहुत सारे जो कि रिक्वायरमेंट है जगह की। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगी तीनों सेंसर बोर्ड से कि वहां पे मतलब लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। जैसे सेंसर बोर्ड के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं सर ये वर्ड तो नहीं जा सकता, और ये 6 दफा आ रहा है। जो सेंसर बोर्ड का अपना मेंबर उसके साथ लड़ रहा है कि नहीं ये तो मैं काटने ही नहीं दूंगा। अब ये चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ये देखा कि हाँ यार ये एक क्रिएटिव पीस है, एंड दिस इज द नीड ऑफ टाइम, रिक्वायरमेंट जो लोगों को देखना चाहिए, और इसको हमने नहीं छेड़ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी।
तो मैंने असल में उसकी जो टोन है और उसमें मैंने राइट ऑडियंस टारगेट नहीं की। जब मैंने मूवी रिलीज की तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जिन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए और जिनको पसंद आएगी वो तो सिनेमा आ ही नहीं रहा। उनको तो पाकिस्तानी मूवीज पे से मायूसी हो चुकी है पैसे खर्च कर करके, और वो आपके कौन से हैं, वो आपकी जेनजी है, वो जेनजी है। वो कहते हैं ये तो पाकिस्तानी तो अच्छी फिल्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो जाते हैं तो उनको हर दफा होता है कि हाँ यार ये थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ये इतनी बहुत आला नहीं है, धोखे हो गए, बहुत धोखे हुए, तो उन्होंने छोड़ दिया। और जो लोग अभी सिनेमा जा रहे हैं उनके लिए इसमें शजका नहीं है कोई। ठीक है कि आपका कोई हीरो आ रहा हो या आपके पास कोई आइटम नंबर्स हो, तो 70 to 80% फिल्म पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन और आउटस्कर्ट की लोकेशन, पुलिस स्टेशन, आउटस्कर्ट चीजें, आपका एक रियल आपकी पंजाब की जगह है। ठीक है, तो वो वाली चीजें जो है ना वो तो उस ऑडियंस को मैंने टारगेट नहीं किया। तो मैंने फिर उसके बाद फिल्म रुक गई, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया। फिर मैंने 1 साल यूनिवर्सिटीज में कनेक्ट किया, स्टूडेंट से मिला। दूसरा रीजन ये था कि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग कोई नहीं थी। एज डायरेक्टर मैंने काम, आपने मेरे सारे एड्स देखे हैं, आपको नहीं पता होगा ये सब मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो रीज़न ये था कि मेरी जो अपनी जो अनसोशल एनिमल होना है ना, वो वाली चीज़ें ने, क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं, बाहर भी फिल्म जो है ना लोग देखते हैं कि यार इस डायरेक्टर ने बनाई है तो हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, तो देखना। इन इंडस्ट्री मेरी वो पोजीशनिंग है, लेकिन जो मासेज हैं उनके लिए नहीं है। तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटीज़ गया, मैंने स्टूडेंट्स को, जब वो एड्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ यार ये तो हमने सब देखे हुए हैं, कैनवुड, नवाजुद्दीन भी देखा हुआ है, अमरीली स्टील भी, ये भी, फला भी। उसके बाद जब मैं उनको मूवी की चीज़ें दिखाता हूँ ना तो वो फिर एंगेज हो जाता है। तो ये काम पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं दैट वाज द राइट ऑडियंस फॉर दैट कंटेंट। तो वो अब उसके साथ जो है ना वो एंगेज हुआ है। तो अब मैं उसको रीलॉन्च करने का, क्योंकि अभी हमने शो किया था तो उसमें बी गुल का बाद में कमेंट ये था कि यार इसके लिए तो लाइनें होनी चाहिए, तो कमर्शियल फिल्म है। क्योंकि मेरे एक दोस्त है स्क्रिप्ट डॉक्टर उमैर, वो मेरे साथ देख रहे थे मूवी के बाद, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें पता है मूवी में कितने लाफ्टर्स हैं सिनेमा में? कितने? क्या 26। तो 26 दफा लोग हंसते हैं उसमें, और ये बहुत बड़ा काम होता है एक मूवी के अंदर, और उस मूवी के अंदर जो सीरियस मूवी है, बिकॉज दैट वाज द एक्सपेरिमेंट, दैट वाज द जॉनरा। कभी आप किसी सीरियस मूवी के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं करते ह्यूमर का, बट दैट ह्यूमर इज वेरी रियल, नॉट स्लैपस्टिक, दैट इज देयर लाइफ। आपने खुद ऑब्जर्व किया है। मेरे लिए तो मैं कहूँगा कि जो सबसे जो बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, हमने ड्यूरिंग डिस्कशन भी बात की कि अगर आप कॉपी करने लग जाएंगे, वो चाहे स्टैटिक्स हो या स्टोरी हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी की कहानी नहीं सुना रहे। तो आप, सबसे बड़ा जुल्म यही कि आप अपनी सोसाइटी की कहानी नहीं सुना रहे। इसमें सोसाइटी का फ्लेवर है, ये सोसाइटी की कहानी है, ओरिजिनल है। वो मतलब इसको देख के ये नहीं लग रहा कि यार ये उसको देख के बनाई गई है। और वो भट्टी का जो कैरेक्टर है और वो सारा रियल है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, आपको 2-4 कैरेक्टर्स याद होंगे एक दफा? मुझे वो, हाँ मुझे बिल्कुल याद। मुझे जो वो वाला वो भी है ना कि वो जो उसमें एक ऑकवर्डनेस है कि जब उस्मान उसको उष्णा को हग करता है और वो पीछे उसका जो कांस्टेबल है वो यूं देख रहा होता है। अब ये बड़ा नॉर्मल है कि वो अपनी बीवी को हक कर रहा है। This is real ना? ठीक है, हाँ, आप एक ब्यूरोक्रेटिक लाइफ के आदी हैं और आप तो ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन जो आपका कांस्टेबल है वो थोड़ा सा हो रहा है, बिकॉज बोथ साइड्स आर एलियन ना एक दूसरे के लिए। तो देखें, एक फिल्म मेकर का एक काम ये भी होता है कि वो जो सोसाइटी में डिवाइड होता है ना उसको कम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ उल्टा काम होता है, हम डिवाइड बढ़ाते हैं, हम एक दूसरे को ऑफेंड करते हैं आके ना। अब ये 2 रियल चीजें हैं। एक लड़की है, एलीट है, उसको वो सारी जिंदगी उसने एक अर्बन लाइफस्टाइल, एक एलीट लाइफस्टाइल एंजॉय किया, वो एक छोटे से टाउन में आ गई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी फर्क है। ठीक है, जो पेंट का भी कहती है कि वो, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबको पता होगा कि लाइलैक और टर्कोइज क्या उनसे कलर होता है। ठीक है, जबकि जिसको वो ब्रीफ दे रही है उसको कख नहीं पता, उसके लिए वो एलियन है। तो वो दोनों एक दूसरे की लाइफ देख भी रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से ऑफेंड नहीं हो रहे, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। तो दिस इज द ह्यूमर। और ये जब होता है जब आप ग्राउंड रियलिटी से कंटेंट कशीद करते हैं, जब आप वहां से निकालेंगे
अब वो सारी रियलिटी है, आपके देखने वाले के लिए वो ह्यूमर है, उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों की वो रियलिटी है। तो बात सारी ये है कि ये लेवल ऑफ एंगेजमेंट जब क्रिएट होता है कि जब आपकी वो अंडरस्टैंडिंग उसमें जो छोटी छोटी नुआंसेस थी ना, मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक फिल्म देख के अगर उठें और उसमें से आपको कोई सीक्वेंस याद रह जाए या छोटे छोटे मूवमेंट्स याद रह जाएं, तो वो एक सक्सेस है। कि उसने उसको डांटा है अपने उसको सबॉर्डिनेट को कि घर में किसी को भी आने नहीं दिया करो रैंडमली, इंग्लिश बोलने वाले। हाँ, और अगले दिन उसने उसकी बीवी को ही नहीं आने दिया। ठीक है, तो वो अब ये वो वाली बात है कि वो तो ऑर्डर्स पे चल रहा है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ है उसमें होता तो ऐसे ही है कि बड़े साहब ने कह दिया तो फिर अब मुझे क्या पता कि आप उसकी वाइफ हैं या कौन है। तो इस तरह की उसमें इतने मूवमेंट्स हैं। हाँ, उसमें राइटिंग, क्योंकि मुझे अभी तक कोई अच्छा ऑब्जर्व करके बात करने वाला मिला नहीं है, और मैं अभी भी जब रीलॉन्च करूंगा तो उसके बाद देखूंगा इस बात को कि जो आके कभी ये बात करे कि यार इसकी राइटिंग कैसे हुई है। मैंने अक्सर रैंडमली लोगों को एंगेज किया है और उनसे पूछा है कि यार आपने ये मूवी देखी, आपको क्या क्या चीज़, कौन से कैरेक्टर्स याद हैं। ऑन एन एवरेज लोगों ने 5 लोगों का नाम लिया है, कैरेक्टर्स का, एक्टर्स का नहीं। अगर आप रिकॉल करेंगे, आप जाके रिकॉल करें कि आपने जितनी मूवीज देखी हैं आपको कितने कैरेक्टर्स के नाम याद हैं। बहुत कम मूवीज ऐसी होंगी जिनमें आपको कैरेक्टर्स के नाम याद हैं, या आपको सीन्स याद हैं, या आपको मोमेंट्स याद हैं। तो बात सारी ये होती है हाउ टू एंगेज द ऑडियंस। वही बात ना, बिग आइडिया, स्टोरी टेलिंग, सीन क्राफ्टिंग, कैरेक्टर क्राफ्टिंग। आपको सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग नजर आएंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर का इंस्पायर्ड है, आपने वहां से उठा के डाल दिया, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनलिटी। तो मजा इस बात का है। तो जहां फिल्म ने नंबर्स नहीं किए उससे मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ। अगर लोग नंबर्स करती और लोग कहते हैं कि फिल्म बकवास है, तो वो ज्यादा अफसोस की बात है। जिसको लोग अक्सर माइंड नहीं करते। हाँ, कि पैसे तो आ गए ना। नहीं, मुझे तो बहुत मतलब लोग अगर आप एक फिल्म आपके साथ घर चली जाए ना, तो दैट इज योर सक्सेस। क्योंकि आर्ट की जो एक हाइट है ना, वो यही है कि आपने वो फील क्रिएट कर दी, लोग बाहर निकल के भी उस जोन में, दैट इज द अल्टीमेट थिंग यू कैन अचीव एज फिल्म मेकर। क्योंकि मैंने भी, अब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो को राइटर हैं, तो उनको भेजा था चिक्कड़ देखने के लिए। तो वो बाहर निकल के उसकी जो पहली बात थी मुझे वो ये थी कि यार हमारी जो वो फलां कहानी है ना, वो जहीर भाई को देनी है, क्योंकि ये जहीर भाई बनाएंगे। तो वो अब ये अगेन वही वाली बात है ना कि हमने फिल्म देखी, हमें समझ आया कि अच्छा हमारे उस तरह के आइडिया पे ये बंदा रिस्क ले सकता है क्योंकि इसने ऐसा काम किया। मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार ये फिल्म जाके देखो, अगर नहीं पसंद आए ना तो जाके लिखो कि ये बकवास है, लेकिन अगर पसंद आए, क्योंकि रीज़न ये है कि 2 चीज़ें कि टेक इट एज अ मिशन, कि आप एक बिहेवियर चेंज पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएं। दिस इज लाइक पर्पस ड्रिवन, एक जो कॉम है उसके लिए। दूसरी चीज़ ये कि इसलिए देखें कि कल अगर आप फिल्म बनाने जाएं तो कोई इसको आपको बैड एग्जाम्पल कोट नहीं कर रहा हो कि यार ऐसे काम जो है वो नहीं करना। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो फिल्म की क्वालिटी है ना, देखो आपस की बात बताओ, मुझे पहले दिन ये पता चल गया था कि काम बुरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने पास जो इंटर्न्स थे ना, जब लॉन्च हुई तो मैंने उनको भेजा कि यार जाओ ज़रा लोगों से पूछ कर आओ कैसी है। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है, क्या सुना है? तो दोनों सुना दो। कहने लगा वो 30 सीटर सिनेमा था, उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गुड न्यूज़ क्या है? कहता उसमें से एक आदमी वो था जो 3 बजे वाला शो देख के गया था और वो वापस गया और अपने दोस्त को लेकर आया और उन्होंने 7 बजे दोबारा देखा। तो अगर आप एक आदमी को एक दिन में, और वो बंदा वो है जो CSS का स्टूडेंट है, बलूचिस्तान से आया हुआ है, तो अगर एक पढ़े लिखे आदमी को आप एक फिल्म 2 दफ़ा दिखा देते हैं एक दिन में, तो इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, आपकी रीच नहीं थी, एंड दैट वाज योर फॉल्ट एंड दैट वाज माय फॉल्ट टोटली। ज़हीर भाई, आपके साथ बहुत मज़ेदार गुफ्तगू रही, और खैर वो हम जितनी देर भी बैठे हैं वो तो चलती रहेगी और करते रहेंगे। बट आई थिंक हमें कुछ एक क्वेश्चंस अगर किसी के पास हैं तो वो करके तो फिर। हाँ जी, बहुत अच्छी हम लोग के साथ एक तो डिस्कशन हुई, बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह की ओपन बात होनी चाहिए, कंफर्टेबली बंदा आराम से रिलैक्स अपनी बात करे। पर अच्छा बड़ा लगा यहाँ पढ़ना भी और उसको सुनना भी।
दो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। एक तो डायरेक्टली जिस इंडस्ट्री से आप हैं उससे रिलेटेड है कि बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो हम कॉलोनियल हैंगओवर का लफ्ज़ सुनते थे। आप भी कोट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े उस वक़्त उस बात की साथ समझ नहीं आती। लेकिन ऐसा-ऐसा जिस तरह थोड़ी उम्र आई और थोड़ा-सा होश संभाला तो पता चला कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कल्चर के साथ, क्योंकि अगर हम हैं ही सोशल एनिमल तो सोसाइटी ही आपको कल्चर क्रिएट कर रही है, कहीं से आइडेंटिटी आ रही। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में इस चीज़ की अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। लोग अपने कल्चर, अपने रूट्स के साथ, इवन इंग्लिश के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ठंडा कर रहे हैं। अब आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें एड्स, हम बचपन में एड्स देखे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट था, बड़ा उसका असर होता था। तो उसकी एक सेंस में एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब कुछ एड्स बिल्कुल हैं जिससे उस चीज़ के साथ रिकनेक्ट किया जा रहा है, जैसे कि उसापा वाले ऐड की बात हो। लेकिन अभी तो कुछ ऐसे एड्स आते हैं कि बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि अच्छा, जैसे अभी मेरे ज़हन में एक ऐड आ रहा है तो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कि एक आपने बंदा दिखाना है कि वो पुरानी सोच का है और वो आउटडेटेड हो गया तो उर्दू में बात करेगा। जो नई सोच की आ रही है कौम, या जो कि एक अब आपने अगर फ़ोन से कोई चीज़ का ऑर्डर करना है तो बड़ी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो वो अभी तक वो कॉलोनियल हैंगओवर नज़र आता है। उसका आई थिंक कहीं इम्पैक्ट होता है कि हम दूसरी चीज़ों में भी देखते हैं। तो आपकी इस इंडस्ट्री में क्या आप देखते हैं ये चेंज कितना आ गया है? क्या आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या अभी सुपरफिशियल की है, या कोई सब्सटैंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो करोड़ों लोगों ने देखनी है? तो उसकी कहाँ पे क्या आपको लगता है अभी क्या स्पेंडिंग है हमारी इंडस्ट्री? यार वैसी स्टैंडिंग है जैसी जनरल सोसाइटी में है। जिस तरह देखो एडवर्टाइजिंग, वही मेरी बारी बात है, उसको मैंने पहले भी रिपीट करता हूँ दोबारा। इट्स अ स्मॉल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कहीं बाहर से तो लोग नहीं आए ना ये काम करने के लिए। इसी जैसे जिस तरह दिखावा आपकी सोसाइटी में है ना, वही दिखावा आपको एडवर्टाइजिंग में नजर आएगा। ठीक है, आपके अभी भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जब आप बड़े आदमी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अमीर आदमी आता है। ठीक है, ज़हीन आदमी नहीं आता। ठीक है, इसी तरह आपके ऐड भी अमीर ऐड होते हैं, ज़हीन नहीं होते। और इसी तरह आप लोग स्टीरियोटाइपिंग वही करते हैं। कॉलोनियल हैंगओवर है वो तो पूरी सोसाइटी में है। मतलब आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं बने होते ना वरना। तो बात सारी ये है कि पी सब ने एक जैसी थी, हमें ज़्यादा चढ़ गई है। ठीक है, वो उतर नहीं रही है। लेकिन अभी मुझे होप नज़र आती है। अभी एडवर्टाइजिंग में भी थोड़े ट्रेंड चेंज हुआ है, थैंक्स टू मल्टीनेशनल ने भी काफ़ी काम करते हैं कि यार स्टेरियोटाइप रोल्स में ना दिखाएं आप लोगों को। ठीक है, वरना होता ये था कि आपको अनपढ़ आदमी दिखाना है तो उसने शलवार कमीज ज़रूर पहनी होगी। तो दूसरी चीज़ अभी जो लैक कर रही है कि वो रिलेटेबल ज़्यादा नहीं हो रहे हम बड़े, क्योंकि वो दिखावा है तो आप बड़े बड़े सेट भी दिखा देते हैं, हम साफ सुथरे कपड़े पहने हुए सब लोगों को दिखा देते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा उस रियलिटी से दूर हैं, लेकिन अभी करीब आ रहे हैं। तो द एडवर्टाइजिंग फॉर्म इज लाइक मोर एस्पिरेशनल राइट नाउ देन रिलेटेबल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं रिलेटेबल की तरफ, क्योंकि वो आना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो अदर चॉइस। मतलब और थैंक्स टू दिस मैं तो कहता हूँ कि ये जो आपकी वोग जेनजी है इसने बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज दे इनके मसाइल वो नहीं है जो पिछली जनरेशन के थे, इनके कॉम्प्लेक्सेस वो नहीं है। ठीक है, ये अपनी रूट्स ढूंढ रहे हैं, इनको उर्दू बोलने में शर्म नहीं आती। ठीक है, ये अपनी चीज़ें छुपाते नहीं है, ये पर्पस ड्रिवन ज़्यादा है। ये अली सेठी भी सुनेंगे, उरूज आफ्ताब भी सुनेंगे, और इन लोगों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है वापस उर्दू को लाने में। ये इवन आपके रैप्स भी सुनेंगे, अब चाहे शायरी कितनी भी फारिग हो, लेकिन ये वो सुनते हैं और ढूंढते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, और सब अपने अपने एंड पे कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके रैप आर्टिस्ट भी, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, वो भी जो अभी कुछ बना रहे हैं वो उर्दू में बना रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आप एक्चुअली वो लैंग्वेज को अभी वापस लेकर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है थोड़े टाइम बाद अच्छी उर्दू बोलना जो है वो ज़रा समझा जाएगा कि यार ये ज़रा कूल कैरेक्टर है, वो शेर वेर भी सुना देता है बीच में बात करते हुए। लेकिन आपको लगता है पहले शायद ये सोसाइटी में नहीं आएगा चेंज जो पे रिफ्लेक्ट होगा इन आ रहा है? यार ये दोनों तरह से काम करता है। मतलब सोसाइटी
जो है वो वहाँ से आपका कंटेंट इंस्पिरेशन लेता है या वो कंटेंट इंस्पायर करता है सोसाइटी को। दिस इज लाइक अ टू वे। ये वही वाली डिबेट है कि फिल्म सिनेमा से आती है या सिनेमा सोसाइटी क्रिएट करता है या सोसाइटी से जो है वो फिल्म निकलती है। तो ये दिस इज काइंड ऑफ सेम थिंग। दूसरा सवाल भी है भाई। ये हिस्ट्री ऑफ सिनेमा की बात हो रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कोई आप इसना कह लेंगे भी पर्सपेक्टिव भी नहीं है। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ तो आप तो ओपिनियन मैटर करेगा। 70 की दहाइयों तक फिल्म बनी हमारी, वो ख़ास तरह से बन रही थी। फिर ब्रेक आया और ब्रेक आने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारी स्टोरी टेलिंग है क्या। जैसे आप ईरानी सिनेमा देखते हैं तो ये बड़ा यूनिक उसका एक आइडेंटिटी है। आप बता देते हैं फ़ौरन यार कि ये ईरानी सिनेमा है या ये फ्रेंच सिनेमा है। उस तरह से मुझे लगता है कि 70 की दहाई तक जो भी पाकिस्तानी फिल्म थी, वो चाहे तीर मुरादी थी या महमूद अली साहब की थी, उसकी अपना एक स्टाइल और आइडेंटिटी था, वो टूटा। अब वो चीज़ तो अब नहीं बन सकती, ज़माना बदल गया। अब क्या फिल्म है, हमारी अपनी क्या स्टोरी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ ही ये चीज़ लिंक्ड है? एक्चुअली मुझे लगता है अभी हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनके अगर आप जितनी बहुत कम आपके पास फिल्म्स ऐसी हैं कि जिनको आप अपना सिनेमा कह सकते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज़ोर से छाप नहीं लगी हुई, कोई इंस्पायर्ड नहीं है कंटेंट, और वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह काम हो रहा है और जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, अभी हम अपना स्टाइल खोजेंगे और हमारे पास बहुत कुछ है। आपके पास हर जगह बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी कहानी जब तक सुनाएंगे नहीं ना, वो और मुझे लगता है कि वो जल्द टाइम आने वाला है कि आप अपनी चीज़ बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी आपके पास जैसे शोएब मंसूर ने बनाई थी खुदा के लिए, अब दैट वाज काइंड ऑफ अ जेन्युइन सब्जेक्ट जो आपकी जगह से था। ठीक है, उस तरह के वो टेररिज्म पे और बाहर और लेबलिंग पे और इस्लामोफोबिया पे, ये सारी चीज़ उसके अंदर थी। उससे इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। मतलब इंडिया में एक मूवी बनी थी न्यूयॉर्क, वो भी ऐसे ही सब्जेक्ट था। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। बोल जो थी वो आपका टॉपिक है। ठीक है, अब चाहे आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन वो बातें आपकी सोसाइटी की हो रही हैं, आपको अपना आप नज़र आ रहा है उसके अंदर ना। और बहुत कुछ है, मतलब आप हर जॉनरा में, ह्यूमर में, चीज़ों में, मतलब बात सारी है कि जब तक आपको वही वाली बात ना, डर ख़त्म नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप अपनी कहानी सुनाएंगे नहीं। वरना होगा यही कि वही बात होती है ना, एक ने पिछले टाइम में बुलाया हुआ था घर पे किसी ने ना, वो गोरे होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये, तो उसने अपने बॉस को बुलाया, कर्नल शर्नल को, और उसने अपने घर में सारी चीज़ें चेंज कर दी, फर्नीचर वहाँ टेबल लगा ली उसके लिए तो उसको अच्छी लगेगी। वो आया, वो आके बैठा, उसको छुरी काटे दे रहा है। उसने कहा ये देखने तो नहीं आया मैं। ठीक है, मतलब तुम्हारा घर देखने आया था। तो हमारा भी अभी वही हिसाब है। तो जब तक हम वो आएंगे नहीं ना अपने स्टाइल पे, जब तक काम होगा नहीं। आई वांटेड टू नो कि ये जो इंसान की जो अपब्रिंगिंग होती है एंड योर बचपन से लेके हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है और सबसे स्टार्ट होती है हाउस होल्ड में। तो व्हाट वो इन योर हाउस होल्ड टुडे एंड व्हाट यू थिंक के लोगों को करना चाहिए? देर सबसे मेजर वही होता है, मतलब वो सोसाइटी जो है वो बेसिकली जो एक इंडिविजुअल होता है ना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी। और वो सोसाइटी कैसी है, मतलब यहाँ तो हमारे पास जिस तरह की चीज़ें रही हैं और अब जिस तरह चेंज हो रही हैं और जिस तरह की एक मल्टीवर्स बन गई है हमारी, इससे अगर कोई बच के निकल आता है तो वो बड़ी एक सक्सेस है। ठीक है, वो बात सारी वही है कि वो सोसाइटी भी जो फॉर्म हो रही है उसके भी पीछे कोई रीजंस हैं। जैसे मैंने बताया था ना, वी आर द विक्टिम ऑफ कोल्ड वॉर। आपकी पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है एक टाइम पे। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो इंडिविजुअल भी ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब अभी आपको जो लोग नज़र आते हैं, जो बेहंगम हरकतें नज़र आती है, या आपको एक बेचैनी नज़र आती है, या एक अगर आपको कोई एक्सट्रीमिज्म नज़र आता है, तो उसके बड़े पीछे रीजंस हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें
अगर आपका सवाल ये है कि क्रिएटिव में वो क्या रोल प्ले करती हैं, तो वो तो आपका बैकग्राउंड है, वो आपकी आइडेंटिटी है, वो रिफ्लेक्ट होगा, कहीं ना कहीं नज़र आएगा। मतलब अगर आप किसी जगह रहे हैं, उस जगह की जितनी चीज़ें हैं, उस जगह के जितने साउंड्स हैं, उस जगह के जितने कैरेक्टर्स हैं, वो आपके अंदर हैं, आपको पता भी नहीं लेकिन आपके अंदर होते हैं, सबकॉन्शियस में है, वो आपकी लाइब्रेरी है। तो उसके साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है हेल्थ के लिए। आपको क्या लगता है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? मेरे लिए बहुत चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने अगर राइटिंग सीखी है तो शायद ये जितने उर्दू में राइटर्स हैं इनसे सीखी है। मैंने सारे सीरियस राइटर्स मंटो और जो आपके ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी और शफ़ीक़ुर रहमान, अगर मेरा ह्यूमर है तो शायद इसके पीछे कंट्रीब्यूशन इब्न इंशा, शफ़ीक़ुर रहमान और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का और इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा है। अगर दूसरी चीज़ें हैं तो उस पे मैंने इब्न सफ़ी को बहुत पढ़ा है, मैंने शकील आदिलज़ादा साहब को बहुत पढ़ा है। तो वो सारी चीज़ें मेरी अम्मा भी लिखती थी, मेरी नानी मुझे किताबें पढ़वाती थी कहानियाँ, तो वो मैंने बचपन से इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो वो आपका सारा बैंक है। और वो बैंक जो है ना वो आपके साथ रहता है। तो जब आप कुछ स्टोरी बना रहे होते हैं तो वो आप अपने उस सबकॉन्शियस माइंड से और अपने उस डेटा से चीज़ें आ रही होती हैं और आपको कई दफ़ा नहीं पता होता कि ये आप कहाँ से चीज़ लेकर आ रहे हैं। सो ये सारा इनपुट जो है ना ये मैटर करता है, ये आपको उस आउटपुट के लिए बहुत अच्छा है। Thank you so much. I really enjoyed your talk because being a fellow creator, आप जो भी बातें आज सीख कही थी वो कहीं ना कहीं मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर रही थी। तो मेन चीज़ वो है कि जो आपने बात की थी कि मिलजुल के अंदर से नहीं होती कि सब लोग अपने अपने उसमें काम कर, सो हमें मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं आप देखते हैं। मिलजुल के आपको प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे अपने, ठीक है। जैसे अभी कराची में उन्होंने वो एड स्ट्रीट बना लिया है, या वैसे ही अब तो कनेक्ट करना बहुत आसान है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। उस पे करें कोई ना कोई, अब जैसे ये सेटिंग है, दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप कोई मंथ में एक दफ़ा बैठ के सेटिंग करें, कोई चीज़ें करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। मतलब ये इसी तरह से जो है वो चीज़ें होंगी। असल बात ये है उस मिलने जुलने में, उस कनेक्शन से ज़्यादा ये है कि आप उस एनवायरनमेंट से उस सारे फियर को और लैक ऑफ ट्रस्ट को और इनसिक्योरिटी को माइनस कैसे करता है। इफ दैट इज देयर तो फिर आपके बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और समझता कि आई वांटेड टू नो कि ट्रू जो एक आर्टिस्ट और राइटर, व्हाट इज ट्रूथ? इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रही हो? ट्रूथ इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। मतलब हर जगह वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हर सोसाइटी का ट्रूथ डिफरेंट होता है। तो बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्टोरी टेलिंग में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट ये दिस इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड डिटेल्ड क्वेश्चन, तो इस पे तो बहुत लंबी। मैंने वैसे एक मार्क्सिस्ट दोस्त थे हमारे, तो वो करते थे कि हर दौर का एक सच होता है और इस दौर का सच तुम लोगों को ढूंढना है। हाँ, तो हर दौर का और हर मतलब जगह का भी एक अपना सच होता है, हर सोसाइटी का अपना एक सच होता है, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि वो सच आपके ह्यूमन ग्राउंड्स और ह्यूमन नेचर्स के साथ कितना आके टकराता है, ठीक है। वहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। लेकिन ये भी एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, ख़तरनाक भी बहुत है। ज़ैर भाई बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह जब फिल्म की रीलॉन्च होती है तो फिर हम दोबारा बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, फिर गपशप बिल्कुल बैठेंगे और फिर गपशप करेंगे। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।